30 और DPMI की ओर से। जी हाँ, उन्होंने शुरुआत की, तो आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना बनता है कि आपने एक ऐसे विषय पर बातचीत करने की शुरुआत की जिस पर बातचीत होना बहुत ही लाजमी है और वर्तमान समय में बहुत मौजूद है। कहते हैं ना कि बशीर बर्द साहब का एक बहुत ही उम्दा सा एक शेर उन्होंने लिखा है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, जो वर्तमान दौर में बहुत मौजूद है और इसी समस्या से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। आप, हम, पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है और हमारे साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ वॉरियर्स ऐसे भी हैं जो दिन रात एक करके अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हमें इस संकट से उबारने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अमूल्या, हमारे शहर के जाने माने डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ, एक चिकित्सक होने के साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। समय समय पर समाज से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन पर जहां ये अपना योगदान देते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि मैं इनके लिए जरूर एक बार क्लैप तो जरूर करना चाहूंगी और आपसे भी ये गुजारिश करूंगी कि ऐसे तमाम डॉक्टर्स, ये ऐसे जितने भी वॉरियर्स हैं, हम उनके लिए एक क्लैप तो जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, और आपके साथ तमाम विश्व भर के जितने चिकित्सक हैं उनके लिए मेरा नमस्कार, उनको मेरा प्रणाम। डॉक्टर, बिल्कुल रहमान्स 30 और DPMI की ये प्रयास बहुत सराहनीय है कि उन्होंने इस मौजूद विषय पर हम बातचीत करने के लिए हमें इसका हिस्सा बनाया। और आप डॉक्टर हैं, जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने वो पहाड़, वो पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी, आप वैसे ही, आप जैसे तमाम डॉक्टर्स इस विश्व की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो आपको शुक्रिया अदा करना बनता है। फिर सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये संकट ऐसा था, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी कुछ ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कत भी हमारे साथ आ सकती है, हमें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। कल को छत नहीं होगा ये सोच सकते थे, हमारे पास अन्न नहीं होगा ये सोच सकते थे, लेकिन ऐसी समस्या कि हमारी जिंदगी ही दांव पर लग जाएगी, कल क्या होगा किसने देखा। ऐसी समस्या में ये आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? प्रेरणा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा, और उबैदुर जी और अहमद भाई साहब को, जिन्होंने ऐसे विषय पे हम लोगों को जोड़ा है जिसके लिए पूरा संसार जानने को इच्छुक है। और बदकिस्मती बस ऐसी है कि जिस बीमारी के बारे में आज से 5 महीने पहले किसी को कुछ नहीं मालूम था, आज उसके बारे में हम रोज चर्चा कर रहे हैं, और इससे बड़ी परिचर्चा कहीं नहीं हो सकती है। आगे का भविष्य क्या होगा तो किसी ने इस पे पढ़ाई नहीं की है, किसी को नहीं बिल्कुल। मालूम था। जब चाइना से ये शुरुआत हुई, हर लोगों ने इसको मजाक में लिया था, अच्छा चाइना वाले ये गलतियां करते हैं, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन जिस तरह से चाइना ने किसी तरह उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद विश्व की महाशक्तियों को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा है। वो गरीब छोटा सा देश हो या बड़ा देश हो, सबसे पावरफुल नेशन हो अमेरिका, या सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो चाइना, या हम इंडिया, हर जगह परेशानी आ चुकी है। और सबसे बड़ी परेशानी ये आ गई है कि इसका भविष्य की जानकारी हम लोगों को नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की परेशानी है, और इसके लिए हमें बहुत कुछ मिलकर सोचना होगा। आज जो हम लोग परिचर्चा करेंगे शायद एक भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिविटी ही, सकारात्मकता ही, कहते हैं ना कि एक एक ऐसा मात्र उपाय है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखकर ही कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। मुश्किलें तो हैं, लेकिन मुश्किलों से हमें उबरना है। और रहमान्स 30 की ये बहुत बेहतरीन और सराहनीय प्रयास, आपको ये भी बता दूं, मुझे बताते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि रहमान 30 निरंतर प्रयासरत है। वैसे बच्चे जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर हुनर है, जिनके अंदर वो जज्बा है, वो कुछ कर सकते हैं, उन्हें, जो बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहा है रहमान 30, वैसे बच्चों को परवाज देकर। तो ये प्रयास सराहनीय है। बातचीत हमारी शुरू हो चुकी है, हमारे साथ डॉक्टर अमूल्या हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश से नहीं विदेशों से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में ये है कि लॉकडाउन, लॉकडाउन, चारों ओर से हमें बस एक ही बात सुनाई देती है, लॉकडाउन। ये शब्द वाकई में हमारे मन मस्तिष्क को लॉक करता जा रहा है। लेकिन बात यह है कि हमें इससे उबरना है, हमें इससे उबरना है। समस्याएं बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके हम तमाम समस्याओं से पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर अमूल्या, आपको जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी एकदम आ रही है। जी, बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएँ हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर आपसे यही जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत आपने कहा कि चीन से हुई और बड़े-बड़े मुल्क आज घुटने टेके हुए हैं इस बीमारी के आगे, इस संकट के आगे। और हमारा देश, अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा देश जिसकी पॉपुलेशन इतनी अधिक है, जहाँ पर सुविधाएँ कम हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है चुनौतियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। सभी के लिए है लेकिन हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा है, या हमारे जैसे और तमाम देश हैं जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर हम समस्याओं की बात करें तो आपके लिहाज से कौन-कौन सी ऐसी गंभीर समस्याएँ हैं, जो आपको लगता है कि वर्तमान के दिनों में ज़्यादा उभर कर आ रही हैं, या आने वाले दिनों में वो समस्याएँ एक विकराल रूप रूप ले सकती हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? प्रेरणा, जैसे देखा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में, मैं अभी भारतवर्ष से शुरुआत कर रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं यहाँ की समस्याओं को ज़्यादा देख रहा हूँ। बाहर गल्फ कंट्री की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो न्यूज़ के थ्रू, हमारे दोस्तों के थ्रू, हमारे सारे दोस्त, रिश्तेदार भी बहुत सारी जगह पे हैं। मस्कट में हमारी एक रिलेटिव रहती है, दुबई में है, तो उसके कारण हम सुन रहे हैं उनकी बातें, लेकिन यहाँ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर मुझे आज्ञा मिले, तो मैं कुछ परेशानियां जो इंडिया में हो रही हैं, कि बहुत सारे गल्फ से भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको शायद बहुत सारा न्यूज़ नहीं मिल पाता हो, कि भारतवर्ष में, स्पेशली बिहार में, किस तरह से परेशानियां शुरुआत हुई हैं, और आगे का भविष्य तो हम लोग बात करेंगे ही। अगर मौका मिले तो हुँ, मैं स्लाइड से कुछ-कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा, जिससे कि हम लोग ज़रूर, आगे ज़रूर। अपने आप को फिर से सोच पाएँगे कि हमारी क्या-क्या परेशानियां हैं। तो मैं इसके साथ शुरुआत करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ ये कोविड के बारे में। जो कोविड है, कोरोना वायरल डिजीज, ये नई बीमारी है। अगर बोला जाए इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था, और आज हुँ, इसके बारे में इतनी सारी जानकारियां हो गई हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या इससे हमारा मस्तिष्क, शरीर, समाज, सब चीज बदलने वाला है? क्योंकि देखा जा रहा है कि सबसे पावरफुल नेशन वो अमेरिका भी बर्बाद हो रहा है। 70,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, और जो लॉकडाउन है वो हर देशों में भी है, इंडिया में भी है। पीपल आर डेस्परेट टू मूव बैक टू होम। आज गल्फ की बात करें, बाहर विदेश की बात करें, और वहां का छोड़ दीजिए, तो अपने देश की बात करें, हमारा बिहारी समाज हर जगह है। सब कोई कहीं न कहीं से आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो चाह रहा है कि हम अपने देश को, हम अपने घर को वापस आ जाए, अपने परिवार वालों के साथ आ जाए, क्योंकि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई है। और बिल्कुल, भारतवर्ष में क्या डॉक्टर किया आप गया? जी। हुँ, अभी बोलिए। आपने थोड़ी देर पहले जो स्लाइड शो किया था उसमें लिखा, या उसमें ये था, अखबार का आर्टिकल था कि अमेरिका संक्रमण से टूट रहा है। तो आप सोचिए कि नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर मानता है, और अभी तक उसमें बहुत सारे ऐसे काफी केसेस आने के बाद भी ये न्यूज में खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया था, जैसे कि बाकी कंट्रीज में, जर्मनी और इटली की बात करें, शहर पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया, हमारे देश में भी लॉकडाउन कर दिया गया, अन्य तमाम देशों में, लेकिन अमेरिका लॉकडाउन करने में हिचक रहा था। लेकिन आप देखिए कि आज समस्या ये है कि आज अमेरिका की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। उम्मीद करते हैं कि पूरा मुल्क, पूरा विश्व इस संकट से उभरे, अमेरिका के साथ साथ हम सभी उभरे, लेकिन कहते हैं ना कि नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता। और इसका एक साक्षात उदाहरण एक आप देख सकते हैं, जो आज के दिन हर दिन अखबारों में हमें देखने, पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। जी हाँ, सच डॉक्टर यू मे कंटिन्यू। हाँ, सच बात है। वो जो अमेरिका के साथ हुआ, मनाते हैं, भगवान करे, खुदा करे किसी भी देश के साथ न हो। आज हम बिल्कुल। नहीं जानते, अपने भारतवर्ष का खुद नहीं जान रहे हैं। हमारा ग्राफ अभी बढ़ना शुरू हुआ है। ये आगे हम्म, किधर जाएगा अभी किसी को नहीं मालूम है। अमेरिका में देखा जाए तो जो प्रतिदिन 5,000 मौत हो रही है, वहां से घट के अब 2,000 2,500 पे आ चुका। कहीं न कहीं से वो भी नियंत्रण कर रहा है, लेकिन भारतवर्ष अब भी ऊंचाइयों पे बढ़ रहा है। लेकिन 130 करोड़ में आज भी बोला जाए, अगर 40,000 45,000 मरीज हैं, तो शायद अभी भी हम बोलेंगे शायद लॉकडाउन से ये फायदा हुआ। लॉकडाउन ने हमने बीमारी को कंट्रोल में किया। अगर नहीं किए होते तो आज शायद हम 3 लाख 4 लाख तक बीमारियों पे पहुंच गए होते, मौत और ज्यादा हो गई होती। लेकिन फिर यही सोचना है कि इसके बाद, जो लॉकडाउन के बाद जो हमारे पे मानसिक और शारीरिक तनाव हो रहा है, आज हम घर में बंद है, क्या उसको हम झेल पाएंगे? दो क्लास हो जाता है, समाज के दो वर्ग हो जाते हैं। अमीर वर्ग खुश है लॉकडाउन में भी कि उसके पास शायद सेल्फी लेके वो अपना जमाना बिता रहा है। गरीब जो दाहिने बिल्कुल। पे हम देखते हैं,
हम्म। बिल्कुल, ये स्क्रीन पे डॉक्टर आपने बहुत अच्छा ये शेयर किया है। ये इमेज आप देख सकते हैं, कड़वा है पर सच है, लॉकडाउन पर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो घर पे रह रहे हैं, जिनके साथ समस्या ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें परिवार के साथ वक़्त बिताने का एक मौका मिला। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐसा भी सोच रहे हैं तो। लेकिन एक और तबका है जिसके लिए ये वजूद की लड़ाई है, जिसके लिए ये भूख की लड़ाई है, जिसके लिए खुद को बचाने की ये लड़ाई है। जिसके पास हर दिन कमाने वाला व्यक्ति जो सुबह घर से निकलता है और रात को घर लौटता है कुछ पैसे लेकर ताकि उसका परिवार खा सके। आज लॉकडाउन की वजह से सभी लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके ऊपर मानसिक तनाव कुछ ऐसे कहते हैं ना कि ये जो कयामत बरप रहा है उनके ऊपर, ये जो कयामत बरपा है, इससे कैसे उभरे? और डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद की आशा आप जगाना चाहेंगे इस बारे आशाएं में? तो हम लोग को लाना ही है, लेकिन अभी परेशानियां क्या है? किस तरह से भारतवर्ष में ये सड़कों पे ये लेबर क्लास जो कुछ कमाने के लिए बिहार से या तो महाराष्ट्र गया, राजस्थान गया, गुजरात गया, किस तरह से वो टूट गया है। आज वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल, वो केवल कुछ भी कमा के उसने जोड़ा होगा, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता उसने नहीं जोड़ा होगा, आज वो एक छोटी सी बोरी लेके वापस आ रहा है। एकदम, बहुत लोगों ने बोला कि नहीं खाना मिलेगा, कुछ मिलेगा, पर उनको नौकरियां उनकी चली गई। वो इतना बदहास हो गया कि वो घर की तरफ चल पड़ा है पैदल, 2000 3000 1000 किलोमीटर चल के आ रहा है। आज वो बस बचने के लिए चल रहा है। वो चिंता कर रहा है केवल किसी तरह उसको छत मिल जाए और खाना मिल जाए, उससे ज्यादा भी वो उम्मीद नहीं कर रहा है एक मजदूर वर्ग। और इसके साथ जो हम समस्याएं आने वाली है वो है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। कहीं भी जो जाएगा तो स्वास्थ्य के बारे में एक चीज मैं प्रेरणा जरूर बोलना चाहूंगा। वर्ल्ड बिल्कुल, हेल्थ बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ने जो बतलाया है, स्वास्थ्य को हुँ, केवल हम फिजिकल शारीरिक नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि शरीर में दर्द हो रहा है या बुखार है तो आप बीमार हैं। अगर मानसिक रूप से भी आपकी परेशानी है तो वो आप अस्वस्थ हैं। आपको सामाजिक रूप से परेशानी है जो आज हो गया है, लॉकडाउन में है, यह भी एक स्वास्थ्य का परिभाषा है कि आप स्वस्थ नहीं है। और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से भी अगर आप परेशान हैं, आप खुदा पे भगवान की इबादत नहीं कर सकते, आज ये आ गया है कि ढंग से नमाज लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये भी अस्वस्थ है। तो इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा किस तरह से हम, ये मरीज घर में है, ये डॉक्टर के पास जाना चाह रही है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है कि मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, मैं किस तरह से घर से निकलूं जबकि शिकायत बताऊं। और डॉक्टर, ये मेरी चित्र है, मैं किस तरह से घर में अपने चैम्बर में बैठा हुआ हूं, बंद हो, लगता है एक जेल से भी बद हालात है मेरी। और उसके बाद जब मरीज आता है, मैं उससे भी एक डिस्टेंस, दूरी मेंटेन करता हूं, 6 मीटर की, 2 मीटर की, हुँ, 3 मीटर की, ये कर रहा हूं, उसको चैम्बर से दोबारा से बात करता हूं। तो वो किस तरह से अपनी बीमारी मुझे बताएगा? कहीं ना कहीं से वो जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता जा रहा है मेरा मरीज। हम लोगों को सरकार बतलाती है कि आपको इस तरह से अपने मरीजों का इलाज करना है। हम जब वो करने जाते हैं तो आप बोलते हैं थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे बाहर, मेरा ये स्टाफ है, मेरे हॉस्पिटल का हुँ, स्टाफ है, किस तरह से लगता है जैसे वो युद्ध की तैयारी में जा रहे हैं। और जी। ये तो थर्मल स्क्रीनिंग कराते हैं, मास्क पहनाते हैं, सैनिटाइजेशन देते हैं, और मरीज उसके बाद ही पैसा देता है मुझे, तब भी हम बोलते हैं कि नहीं, तुम 3 मीटर दूर बैठो, चैम्बर में मत हुँ, आओ, उसके बाद पीपीई किट तुमको ही पहनो। तो ये महंगाई बढ़ती जा रही है। इलाज के लिए आते हैं, उसके बाद भी मरीज परेशान हो रहे हैं। मैं किस तरह से अपने मरीज को देख रहा हूँ, आप देखिए कितनी दूरी में जी। बनाया हुआ है, मैं छूता भी नहीं हूँ मरीज को, क्योंकि हुँ, हर तरफ कोविड का कहर है और मरीज को परेशानी होती है। उसके बाद भी दूसरी परेशानी हमारे जैसे अस्पतालों की है। मैं पटना का एक न्यूज दे रहा हूँ कि 11 नए मरीज कहीं पे आए पटना में, और पटना के 2 अस्पताल को बंद कर दिया गया। मेरे जैसे अस्पताल जिसमें 70 स्टाफ काम करते हैं, अगर उसको 15 दिन अगर आप बंद कर दीजिएगा, क्या हाल होगी? मैं कहां से पैसा दूंगा अपने स्टाफ की? ये परेशानी है जिसमें हुँ, कोविड को कोई नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वेयर इज द फॉल्ट ऑफ हॉस्पिटल? मेरी भी कोई गलती नहीं थी। मरीज आया, मैंने उसका इलाज किया। कोरोना टेस्ट मैं सबका नहीं करा सकता हूँ, कहीं भी आप रहिए, आप सब मरीज का जांच नहीं करा सकते हैं। यह लड़का जिसके पिता गिर गए और कहीं कोई गाड़ी उसको उपलब्ध नहीं थी, वह गोद में लेके दौड़ रहा था, किसी तरह चिकित्सक के पास पहुंच पाए। इसके बाद इस बच्चे का भविष्य क्या लगता है, क्या होगा? जो अपने बाप का इलाज नहीं करा पाया, वह किस तरह से अंधकार में डूब जाएगा, उसका भविष्य, वो मानसिक रूप से जितनी प्रताड़ना इसको मिल रही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे मिथ्याओं को तोड़े, डॉक्टर होके, सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए
जैसे न्यूज चैनल वाले आप लोग कर रहे हैं, वो हम लोग भी कोशिश करते हैं। बहुत सारी मिथ्याएं हैं कि ये कीजिए, वो नहीं कीजिए। मिथ्याओं को हम लोग तोड़ना चाह रहे हैं, सामाजिक दूरियां बनाना चाह रहे डॉक्टर हैं। जी, मिथ्स की आपने बात की। बहुत सारी बातें हैं वाक़ई में। कभी-कभार आप सच कहते हैं कि समस्या ऐसी है कि आप बिल्कुल डार्कनेस में चले जाते हैं, लेकिन हमें इसी अंधकार से रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर जाना है, सकारात्मकता की ओर जाना है। आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जो पीपीटी आपने जो शेयर किया था, जो इमेज दिखाई थी कि वो अपने पिता को लेकर अस्पताल नहीं जा पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कई लोग हैं जिनको अगर आज समस्या है, कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या एम्बुलेंस की वैसी व्यवस्था नहीं है, क्या करे इंसान? कैसे इन तमाम समस्याओं से वो निजात पाए या किस तरीके से खुद को उबारे? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगा, जब तक लॉकडाउन चल रहा है कोशिश कीजिए आप घर में स्वस्थ जीवन जिए। क्योंकि अभी बहुत सारी परेशानियां ऐसी होंगी, तो शायद अस्पताल खुले हुए हैं, आप नहीं पहुंच पाइएगा, आपको बॉर्डर पे जी, रोका जाएगा। वो पुलिस वाले की भी मैं गलती नहीं बोलता रहा हूं, वो आज आप समझदार हैं तो आप उसको अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन आपके आगे 500 लोग असमझदार लोग चले गए हैं। वो इतना समय उस पुलिस वाले का वेस्ट कर रहे हैं, उस पर पत्थर चला रहे हैं कि वह पुलिस वाला भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो गया है। और चाह के भी एक जो जिसको सुविधा मिलनी चाहिए थी, उस व्यक्ति को सुविधा नहीं मिलती है। कुछ गलतियां खुद दूसरी की होती है, उसके कारण परेशानी कोई और झेल रहा होता है। तो हम खामियाजा लोग सब भुगतते हैं। जी, सभ्यता की तरफ बढ़नी होगी, अपनी परेशानी को बहुत नहीं बढ़ाना होगा। ये देखिए जिस तरह से एक दुकान में किस तरह सामाजिक दूरी बनाते हुए ये घेर बनाया गया, तब भी आप देख रहे हैं एक व्यक्ति दो घेरे के बीच में ही खड़ा है। वो दूरियों को वो नहीं समझ पा रहा है कि उसकी एक गलती से बीमारी फैल सकती है। तो ये चीज हम सबको एज ए नागरिक समझना होगा। वो जिस देश में भी रह रहे हैं, मैं भारत की ही नहीं बात कर रहा हूं, आप विदेश में भी रह रहे हैं, आपको अपने देश की रक्षा का सोचना होगा। आप अभी वहां के नागरिक हैं, आपको उसका भविष्य देखना होगा। और यह व्यक्ति जिसको की आइसोलेशन क्वारंटाइन में रखा गया, आप देख रहे हैं इसकी क्या हालत है। क्वारंटाइन में लगता है वो जेल में बंद है, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित वो महसूस करता है। सरकार अच्छा कर रही है, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। 130 करोड़ को चलाना आसान नहीं है, बिहार में इतने करोड़ को नीतीश जी को चलाना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं। हर सरकार अपने हिसाब से अच्छा जी। काम करना चाह रही है, लेकिन एक डॉक्टर, यहाँ पर समाज। आपसे एक पूछना चाहूंगी। आपने क्वारंटीन की बात की। ये क्वारंटीन शब्द जो है, जो आम हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो भी सामान्य हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उनके लिए चाहूंगी कि आप उन्हें बताएं कि क्वारंटीन का क्या प्रोसेस होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, क्वारंटीन का प्रोसेस बहुत ही तकलीफदेह होता है। अगर आपको अलग किया गया, आप सोचिए, अगर हम बिहार की बात करें तो जी हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है। सर, एक कमरे में या किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पर आपको क्वारंटीन करते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, उनके देख रेख करने के लिए कितने, अगर कोई मरीज है उनके देख रेख करने के लिए अटेंडेंट है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो क्वारंटीन किए जाते हैं जिन लोगों को, उनकी देख रेख करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने, भारतीय ये पूरी सरकार ने प्रक्रिया जैसे क्या है? शुरुआत की थी, उनको उम्मीद था कि ये बीमारी को कंट्रोल में कर लेंगे। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, शुरू में अच्छे अच्छे जगहों को बनाया गया। और वैसे व्यक्ति जो कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संसर्ग में, संपर्क में आए हों, सोचा जाता है कि शायद इसको बीमारी हो सकता है, लक्षण आने में 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं, और या वो विदेश से आया हो, तो वैसे व्यक्ति को बोला जाता है कि आप अलग रहिए। अगर आपको बीमारी है, अगर आप संक्रमित होंगे, आप में वो खांसी, सर्दी, बुखार और भी सांस फूलना, अब तो बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो गए हैं, वो होती है, लेकिन तब तक अलग रहिए, दूसरे के संसर्ग में जाइए, तो आपको अलग रहना है। अलग जब व्यक्ति रहता है तो कहीं से वो मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि जिससे मुझे परिवार से अलग रखा गया है। और वैसा व्यक्ति को अगर समय पे खाना नहीं मिले, उससे लोग बात एकदम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो शारीरिक रूप से भी जो बीमारी हो सकती है, वो मानसिक रूप से भी हो जाती है। तो वहां बहुत मुश्किल हो जाता स्वाभाविक है, है। क्योंकि अब बिहार में और बहुत जगह देखा जा रहा है कि खाना अगर समय पे नहीं मिले और उस व्यक्ति की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो वो सोचता है कि इससे ज्यादा परेशानी तो मुझे घर में इससे आराम से रहता। तो वहां वो परेशान बिल्कुल। ज्यादा हो रहा है। इसलिए आइसोलेशन जो है वो बीमार व्यक्तियों के लिए होता है, उनको अलग किया जाता है। जिसमें इलाज की ज्यादा जरूरत है उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिसमें कम इलाज की जरूरत होती है उनको कहीं रखा जाता है और दवाइयां दी जाती हैं। क्वारंटाइन में दवाओं का कोई यूज नहीं है। अगर सिम्टम आ गए तब जांच किया जाएगा, और अगर 14 दिन 15 दिन बीत गए और सिम्टम नहीं आए तो आपको अपने परिवार वाले के पास भेज दिया जाता है।
तो ये जी। है। तो तो ये जो पृथक, हाँ, ये एक बहुत, आप सोचिए कि अगर आपको क्वारंटाइन भी किया जाता है तो ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात है, और ये कितनी परेशानी का सबब बन सकता है। आपको किसी और जगह पर अलग रखा जाएगा, वहां पे आपकी देखभाल करने के लिए कौन होगा, नहीं होगा, आपकी क्या दिनचर्या होगी। एक बिल्कुल कह सकते हैं कि एक कैदी की तरह शायद आपको जीवन जीना पड़े। इससे बेहतर है कि हम घर में रहें और किसी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करें। जी डॉक्टर, यू मे यही कंटिन्यू। बात। तो वही चीज जिसको देखा गया कि बिहार में भी जहां पे रखा गया वहां से लोग भाग गए। अब परेशानी ये हो जाती है पुलिस के लिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, हम लोग जो डॉक्टर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके मरीजों को खोजना। वो जब तक वो रियलाइज करते हैं वो बहुत लोगों से संक्रमित हो जाते हैं और दूसरे को संक्रमित कर देते हैं। तो ये पब्लिक से कोऑपरेशन की ऐसी बात नहीं थी। अब जो डॉक्टर्स हैं, ये पुलिस ऑफिशियल्स हैं, ये देखिए किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं। मैं इनको दोष नहीं देना चाह रहा हूं, ये व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं थी रोड पे जाने की, लेकिन तब भी वो जाता है। अगर पुलिस बोलती है आपको एक व्यक्ति को जाना है, तो ये सब पुलिस का एक्शन को हम लोग जस्टिफाई भी करनी चाहिए कि उसको अगर बताया जाए कि भाई आप गलत काम कर रहे हो हमेशा, वो शायद उसका मनोबल टूट जाएगा। तो हर समाज के हर व्यक्ति को अभी कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो जितना नजदीक जाता है संक्रमित व्यक्ति के पास, शायद उसके पास जी वो पीपीई किट भी नहीं है। डॉक्टर्स के पास तो शायद है भी, उनके पास नहीं है, उसके बाद भी वो उससे सटना पड़ रहा है और उनको ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। आप खुद देख रही होंगे कितने बिल्कुल सारे पुलिस बिल्कुल। ऑफिसर्स को बीमारी हो गई, वो मर भी गए हैं। तो पुलिस एक्शन को हम लोग कहीं ना कहीं से सोचना पड़ेगा। और लॉकडाउन 2 आ गया, इसी बीच में लॉकडाउन 2 आ गया। लोग तो पहले लॉकडाउन से घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन आया, वो 3 जी परसों वो खत्म हुआ, तरसों खत्म हुआ, बहुत सारी समस्याएं और बढ़ गई। एंजाइटी, जी। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और बढ़ गई और कष्ट होने लगा। बॉर्डर को सील डॉक्टर, किया यही गया। बहुत बड़ा सवाल है, यही बहुत बड़ा सवाल है कि जो मेंटल एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं, ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं बात करूं कि इस वायरस के आने से कोई व्यक्ति संक्रमित हो या ना हो, शारीरिक तौर से संक्रमित ना हो रहा है तो वो मानसिक तौर से संक्रमित हो रहा है इस वायरस से, यानी कि साइकोलॉजिकली उस पर ये वायरस अपना असर छोड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कैसे इससे उभरे कोई व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति, बच्चों में ये समस्याएं हैं, यूथ्स में, जो एडल्ट्स हैं उनमें ये समस्याएं हैं, बुजुर्गों में अलग समस्याएं हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, प्रेरणा, जब ये चाइना से शुरू हुआ, उसका इटली, फ्रांस में जब गया, लोगों ने माना कि ये बुजुर्गों की समस्याएं हैं। 50 साल के ऊपर ही ज्यादा लोग को इन्फेक्शन होता है और मृत्यु जो होती है वो 70 साल के ऊपर वालों की होती है। लेकिन बदलते समाज, बदलते समय ने इसको दिखला दिया कि आज छोटे से छोटे बच्चे को भी ये हो रहा है और छोटे बच्चे को भी इसके कारण मृत्यु हो रही है। और जैसे अब ऑनलाइन में हम लोग पिज्जा मंगाते हैं, दिल्ली में हुआ कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से कितने लोग संक्रमित हो गए। तो इस तरह से हम लोग को लॉकडाउन का फायदा तो मिला, ये नहीं बोलूंगा फायदा नहीं मिला, लेकिन बाकी भी प्रॉब्लम बढ़ी है उससे। पहले तो उसका एडवांटेज मैं जरूर बोलूंगा कि हम लोगों ने काफी कुछ नियमित किया, लेकिन एक सामाजिक प्रॉब्लम्स आने लगा क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे झूठ झूठ का अफवाह उड़ाने लगे, बहुत सारी। और अब देखिए जी परेशानी क्या आ गई, सिक्योरिटी, पर्सनालिटी और फूड, ये 3 की लड़ाई हो गई है लॉकडाउन के बाद। खाना, गवर्नमेंट जी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। सरकार, सामाजिक संस्थाएं खाना बना रही हैं, दे रही हैं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो परसों हमारे पास बिहार में जो मजदूर आए, उन्होंने क्या कहा, राजस्थान में एक बार उनको खाना मिलता था 2 बजे और उसी से वो काम चला रहे थे। ये पेपर का न्यूज है, मैं अपना न्यूज नहीं दे रहा हूँ, ये जी पेपर जी में जो बिल्कुल, ये निकला मैं अखबार बता का रहा हूँ। आर्टिकल है, आप अखबार की कटिंग आप हमारे साथ शेयर कर रहे दिन हैं में डॉक्टर मिले यहाँ खाने पर। से, जी जी प्रेरणा बताइए। जी जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, दिन में मिले खाने से वो रात तक काम चलाते थे और इतने बेबस हो गए, तो इसलिए वो क्वारंटाइन सेंटर छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री, जो जॉब वालों ने उनको नौकरी से निकाल दिया था, जितने भी मजदूर भाई थे हमारे, और उनको नौकरी से निकल गई, खाना नहीं मिलता था, सरकार की तरफ से जो मिल रही थी वहां उपेक्षा के शिकार होने लगे। वहां से जब भागे तब रास्ते में पुलिस से उनको परेशानियों में, पुलिस भी परेशान कर रही थी, उनको मार रही थी क्योंकि उन मजबूरी के कारण भाग रहे थे। अपील हो रही थी कि अगर बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तब भी ये व्यक्ति, ये साधु, इनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, तब भी ये बाहर जा रहे थे। सो ये पुलिस सर ओवरवर्क हो गई।
स्ट्रेस्ड हो गई। जी, बिल्कुल। बहुत जी, सारे बिल्कुल, उनको ये आपके डॉक्टर, ये आपके सारे डिटेल्स हैं, पुलिस की परेशानी, आम जनता की परेशानी, गरीब तबके की परेशानी। लेकिन एक और भी तबका है, गरीब तबके की बात हम करें, सरकार बहुत सारी सुविधाएँ ला रही है उनके लिए, लेकिन एक और तबका है जो व्यापारी वर्ग है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेसमैन हैं, जो भारत में है, भारत से बाहर कहीं पर भी हैं, और अपने परिवार के लिए या अपनी बेहतरी के लिए वो बाहर रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए क्या परेशानी आ सकती है? इकोनॉमी क्रैश होने की बात जब आती है, तो ये उनके लिए कितना चैलेंजिंग है? लोग के अंदर जॉब लूज़ का फ़ियर है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक ये बात आ रही है कि अब तो डॉक्टर्स पे अटैक हो रहे थे जिनको हेल्थ वॉरियर बोला जाता है, और हमारे डीजीपी महोदय ने और भी एक्शन शुरू में लिया, सरकार ने भी एक्शन लिया कि नहीं, इनको पनिश किया जाएगा, लेकिन ये बढ़ता जा रहा था। अब हेल्थ वॉरियर्स में कौन कौन आ जाते हैं? पुलिस कर्मी आते हैं, स्वास्थ्य कर्मी के आते हैं, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी। ये चार जो है क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा अभी कोविड को रोकने का, कोरोना को रोकने का कार्य कर रहे हैं, पर उनपे अटैक बढ़ता ही जा रहा था। आपने देखा पंजाब में एक व्यक्ति का हाथ काट दिया गया, एक सिपाही का हाथ काट दिया गया। किस्मत थी कि वो चंडीगढ़ के पास थे और उनका हाथ को जोड़ दिया गया, लेकिन ये परिवार खाने को मोहताज था, इसलिए वो कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से अपना उत्पीड़न सरकार पे या स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस कर्मियों पे निकाल रहा था। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम इनका पैसा नहीं काटेंगे, इनको पैसा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आने वाले समय में कहीं वेतन भी नहीं कटने पड़े, और तब भी ये जी, समाज से लोग भागते जा रहे हैं। प्रॉब्लम सब जी। उसके बाद आ यहाँ गया पे कि जी। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी डॉक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ सवाल हैं, कुछ लोगों के सवाल हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब हम वन बाय वन चर्चा के एंड में करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम करती हूँ, और बारी-बारी से आपके तमाम सवालों का या आपकी बातों को मैं रखूँगी डॉक्टर के सामने। थैंक यू सो मच। तो जी, डॉक्टर सरकार के ह्यूमन। पास भी जी, आ गई कि पहले तो वो सबका किराया दे नहीं रहे थे, अब किराया दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, मजदूरों को लाना चाह रहे हैं। ये नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोशिश की जा रही है, लेकिन समाज सरकार के पास भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं। और उसके बाद राहुल गांधी जी का बहुत अच्छा वक्तव्य आया था कि जांच इस कारीगर हथियार, सब लोगों का जांच होना चाहिए। बदकिस्मती ऐसी हुई कि 5 लाख जांच के उपकरण हम लोग मंगाए भी चाइना से, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सब खराब निकल गए। इसलिए अगर 130 करोड़ की जांच की बात की जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है, किसी तरह कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। अमेरिका भी काफी हद तक कर ली है, लेकिन भारतवर्ष में पॉसिबल नहीं है। अभी मुश्किल से सब मिला के करीब करीब 10 लाखों का जांच हो पाया है, इसलिए आम व्यक्ति सफर कर रहा है। खून की कमी हो रही है, खून की कमी के कारण आज इतने मरीज मर रहे हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा प्रेरणा जी। आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाइए, खून एक भी बोतल नहीं है। कैंसर जी, हॉस्पिटल में एक भी बोतल खून नहीं है, और उसके कारण मरीज मर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको अभी खाने खाने को मोहताज हो, रहने को मोहताज हो, वो ब्लड डोनेट करने नहीं जा सकता है। ये सब परेशानी दिख नहीं रही थी, लोग लग रहा था कि केवल नौकरियां जा रही हैं, खून की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। लोग सोच रहे थे वेंटिलेटर, वैक्सीन, मेडिसिन, आईसीयू है कि नहीं हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, पाश्चात्य देशों में बहुत था, अमेरिका में बहुत है, तब भी जो संख्या मरने वालों की आप देख रहे हैं 70,000 क्रॉस कर गई। इंडिया में अभी भी वो 1700 1500 के आसपास में है, तो बहुत कम है। वेंटिलेटर्स की बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो हमारा जो लाइफ है वो इस तरह से नहीं रहने वाला है। लाइफ में बहुत सारे बदलाव होंगे, जिसका आपने प्रश्न किया। बहुत सारे व्यक्ति हमारे बच रहे हैं, जिंदा बच रहे हैं, वो कोरोना से उन्होंने जंग जीत ली। आपने देखा है कि हमारे इंडिया में इतने व्यक्ति करीब करीब हजारों की संख्या में स्वस्थ भी हो गए, 40,000 में करीब करीब 10,000 स्वस्थ हो गए। लेकिन इनका क्या भविष्य होगा, ये पूरे विश्व के किसी भी डॉक्टर को नहीं मालूम है। इनमें कितना उस वायरस ने हार्म किया है, ये नहीं मालूम। कुछ माओं को नवजात बच्चों ने जन्म लिया। अगर आप वो नवजात बच्चों के बारे में मुझसे पूछिएगा कि डॉक्टर अमूल्य इनका भविष्य क्या होगा, ये बच्चा जो आज 1 महीने का है, 15 दिन का है, इनका भविष्य क्या होगा, तो ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, मुझे खुद नहीं मालूम है। मेरे ब्रेन के ऊपर एक कवर लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं कह के किसी को मालूम ही नहीं है बीमारी है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये बीमारी किस रूप में बदलेगी, समय के साथ ही पता चलेगा। इसलिए हम फ्यूचर में हेल्थ की बात अभी नहीं करेंगे। फ्यूचर का वैसे जो संक्रमित हो गए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ये हम लोग का रिसर्च होगा। हो सकता है अगले वर्ष तक हम लोग को कुछ ज्यादा मालूम हो, लेकिन जो बदलाव हम लोग का आ रहा है वो सोचने समझने में आ रहा है।
और हम और आप या वो गल्फ के लोग हो, दुबई के हो, सऊदी के हो, मस्कट के हो, इंडिया के किसी कोने के हो, हर लोग की मानसिकता बदलने वाली है। आज देखिए सरकार चाह के भी बहुत से छात्राओं, लड़कियों को भी, बच्चियों को वो जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि, वो नहीं दे पा रही है। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार नंबर देती है कि फोन नंबर पे आप बात कीजिए, आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। वो नंबर लोग मिल नहीं पा रहे, तो कैसे आप उम्मीद कीजिएगा कि जो केरला में जो है वह अपना बात कर लेगा सरकारी तंत्र से। ये परेशानियां हैं। हम लोग सोच रहे थे शायद बिजली बिल नहीं लिया जाएगा क्योंकि इतनी परेशानी है, लेकिन न्यूज क्या आया है, बिजली बिल लेने वालों के लिए घरों तक जा रहा है मोबाइल वैन। मीन सरकार को ही पैसे नहीं है, टैक्स नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिल रहा है। अगर हर तरह से उसको जाहिर पैसा सी नहीं बात है, मिलेगा बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो सारी ऐसा चीजें बंद है, सब कुछ ठप है, इंडस्ट्रीज बंद है, सारे कार्यालय ऑफिसेज बंद है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। जी। तो ये परेशानियां बढ़ रही हैं। और अदर लाइबिलिटीज, अब जिसकी बात आपने की, 3 दिन पहले ये लॉकडाउन कुछ खत्म हुआ, देखे एक कपड़े की दुकान खुली हुई है, बगल में एक और दुकान खुली हुई है, और उसके बगल में आप एक बड़ी सी खेत देख रहे हैं गेहूं का। जितनी बड़ी खेत है, अगर उसमें ये 3 व्यक्ति काम करेगा तो शायद बहुत दिनों तक उस फसल को काट नहीं सकता है। तो आज कमी है, कस्टमर नहीं है। दुकानें भी आप खोलिएगा तो अगर आप मानिएगा जो किराने की दुकान है, दूध की दुकान है, वहां शायद कस्टमर मिल जाए, लेकिन कपड़े के दुकान, आभूषण के दुकान, टीवी के रेस्टोरेंट में कहीं भी ग्राहक नहीं आने वाले हैं। और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां वर्कर नहीं, इंडस्ट्री खुल भी जाएगी, वर्कर जिसको पलायन, जो मजदूरों का पलायन हुआ है, वो इतने हताश हो चुके थे, वो जो घर की तरफ भागे हैं, वो इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी। ये दुकान देख लिए, किराने की दुकान है, तब भी आसाम का ये पिक्चर है, किस तरह से वो चुपचाप बैठे हुए हैं। चाय दुकानदारों को, बहुत, मैं नीचे तबके की बात कर रहा हूँ, कॉमन मैन, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, चाय दुकानदारों को सता रहा है कर्ज में डूबने का डर। चाय पीने के लिए लोग उसके पास नहीं आ रहे हैं। केला बेचने वाला, पहले जो केला आपको 40 रुपए दर्जन मिलता था, आज वही 15-20 रुपए में दर्जन मिल जा रहा है। मुर्गों की कोई खरीदारी नहीं, कोई मुर्गा खरीदने नहीं जा रहा है क्योंकि लोगों को डर लगता है कि अभी नॉनवेज खाएंगे तो कोई बीमारी हो जाए। कोई सत्य नहीं है, लेकिन वो मुर्गों से जो बिजनेस होता था, कितने बड़ा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस था, उससे लोग कमा नहीं पा रहे हैं। मुर्गे मारे जा रहे हैं, मुर्गों को दफन किया जा रहा है। सो इंडस्ट्रीज आर क्लोज्ड, कितने उद्योग बंद हो गए हैं। हमारे ट्रैवल, टूरिज्म, एविएशन, हवाई जहाज, हॉस्पिटैलिटी, होटल, ये सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे। इतने इंडस्ट्री कम से कम 1 साल तक अफेक्टेड हो रहे हैं। इतने रोजगार आपको खत्म होने वाले, इनको रोजगार अभी नियर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। और कोई भी जो उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितना भी बड़ा एम्प्लॉयर हो, वह इतना बड़ा एम्प्लॉयर नहीं हो सकता है कि बिना काम कराए अपने कर्मियों को वो पैसा देता रह जाएगा। और यही हम लोग को डिफरेंस पैदा कराएगा। नाविकों की स्थिति खराब, वो मांग कर खाने को मजबूरी, क्योंकि वो समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। तो कैसे वो जीवन याचना करेंगे। ये भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। 500 किसानों के धान खरीद का भुगतान नहीं, छोटे छोटे पेमेंट उनको नहीं पा पा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, किसान क्या करेगा। लेबर क्लास का प्रॉब्लम मैंने दिखा दिया, इंडस्ट्री बंद हो गई। किसान को प्रॉब्लम है कि वो जो उपज पैदा कर रहा है वो खरीदारी नहीं हो पा रही है, लोग पैसा उसको नहीं दे रहे हैं। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सबसे बड़ी बात जो आज मैंने की, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड जी। एम्प्लॉइज। मेरा छोटा सा हॉस्पिटल है प्रेरणा, छोटा सा हॉस्पिटल, 70 स्टाफ मेरे यहाँ काम। मैं खुद बताना चाह रहा हूं, अगर इसी तरह ये काम चलता रहा, हम लोग को भी, मरीज काफी कम है, मैं बोल रहा हूँ, लोग बाहर नहीं निकले तो मरीज कम हो गए। 70 स्टाफ को पालने के लिए मुझे 15 लाख रुपए करीब महीने का चाहिए। वो लाना भी मुश्किल। मैं तो अपने इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, छोटा सा। लेकिन जो करोड़ों लोग हैं उनको किस तरह से आप दीजिएगा। 1,000 रुपए सरकार 1 महीने 2 महीने दे सकती है, उनको लगातार नहीं दे सकती है। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स देखिए क्या हो रहा है। जो पुलिस पर हमला कर शराबी को छुड़ाया, पुलिस को अब बहुत सारे काम आ चुके हैं। वो केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, वो कोविड के मरीजों को क्वारंटाइन में डाला, आइसोलेट कर रहा है, जो हेल्थ वर्कर्स को सेव कर रहा है। फिर डायन के आरोप में 3 महिलाओं के बाल काटे, मैला भी पिलाए। ये सब क्या हो रहा है। घर में लोग बंद होकर डिप्रेस्ड है, रूरल एरियाज में, गांव में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ये जो 2 दिन पहले भारतवर्ष में हुआ, लॉकडाउन में खत्म, कुछ कम हुआ और शराब की दुकानें खोली गई। पहले ही दिन 5 राज्यों में बिके 554 करोड़ रुपए की शराब। ठीक है, मैं ये इसको बोलता हूं राजस्व मिला, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ। नीचे के आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरियां जो बनानी थी, वो शराब के नशे में उसके कारण सब खत्म हो गई।
ये है हमारा विकसित समाज। ये है विकसित समाज, जो कि आप गरीबों की बात मत कीजिए, गरीबों के पास खाने का पैसा नहीं था, अमीरों के पास या वैसे लोग जो मध्य आय वर्ग वाले थे उनके पास पैसा था, वो शराब में अभी पैसा बर्बाद करने जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डे। ये परसों की मैं फोटो दिखा रहा हूं, आगे क्या होगा हम लोग सब जानते हैं। पहले ये बहुत ही अच्छी चित्र है, जो पहले एक हस्बैंड वाइफ इस तरह से खुश होके, चेहरे पे वो खुशी आप देख सकती हैं, किस तरह से वो फोटो आप लोग खींचते थे एक दूसरे का। और आज क्या माहौल आ गया है घर में, लॉकडाउन में हस्बैंड वाइफ का वही चेहरा किस तरह से बदल रहा है। लोग एक दूसरे पे गरज रहे हैं, कहीं से आप रोमांस जी, नहीं। और आपने बहुत अच्छा यहाँ पर आपने लिखा है, स्ट्रेस विल रिमूव द रोमांस। डॉक्टर, बहुत सारी समस्याएं हैं, बिल्कुल बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और फिर आपसे यही कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं जो इसी से रिलेटेड हैं कि हम कैसे उभरे, परेशानियां इतनी है, मानसिक तनाव। मैंने कहा कि वायरस बहुत सारे लोगों को फिजिकली अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेंटली अफेक्ट कर रहा है। तो किस तरीके से हम इससे उभरे, क्या करें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इंसान जिसमें खुद को एंगेज करके, खुद को इन्वॉल्व करके इस स्ट्रेस से निजात पा सकता है या इस स्ट्रेस को दूर कर सकता है। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपसे बेस्ट कोई और बता सकता है इस बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा भाई, जो शुरुआत हम लोग किए, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया स्वास्थ्य का। सामाजिक रूप से माने शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हो रहे हैं, खून कम मिल रहा है, इसलिए किडनी के मरीज, कैंसर के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा मैं अभी दिखा रहा हूं कि आपको परिवार में फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, रोजगार का प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह से एक पति की हालत हो जा रही है। ये कार्टून है, लेकिन फाइनली ये रियलिटी हर घर में हो रहा है। और वह व्यक्ति किसी न किसी तरह से बाहर आना चाह रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है बाहर आने के लिए। ये जो परिवार में खुशियां, यूथ जो एंजॉय करते थे इस तरह से हस्बैंड वाइफ, वो अब शायद नहीं देखने को मिल रहा है, और इसके कारण बिल्कुल, डाइवोर्स होगा, प्लीजिंग मोमेंट आर मिसिंग, डिप्रेशन, डेफिनेटली। ये सब हमारी परिवार टूटेगी। बिकॉज दोनों चीज, हर चीज, मानसिक रूप से इतने लोग परेशान हो रहे हैं, उसके कारण एक घर टूटेगा। सुसाइड सुसाइड बढ़ने वाला है, ये हो रहा है, डॉक्टर्स के पास लोग ओपिनियन ले रहे हैं और होने लगा है। मेंटल प्रॉब्लम, सुसाइड विद इंक्रीज, शारीरिक मानसिक परेशानियां हो रही हैं, पारिवारिक परेशानियां हो रही हैं, पत्नी के अवैध संबंध के शक में, ये शक है, कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ हो चुका है लॉकडाउन के कारण। और युवा वर्ग की जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उसको जॉब, जो हम लोग बात कर रहे थे, कितनी नौकरियां जाने वाली हैं। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से वर्जीनिया एयरलाइंस का निकला, एक दिन में 16,000 नौकरियां खत्म हो गई। तो ये करोड़ों में जाने वाली हैं, अमेरिका में ऑलरेडी चली गई, हर जगह ये होगी। तो ये सब भी आने वाला सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। जो युवा वर्ग है, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट है, बैंक से काफी लोन लिया, स्वर्णिम भविष्य को देख रहा था। बैंक कभी भी आपने लोन को माफ नहीं करने वाले हैं। हो सकता है 2 महीने न ले, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेके वो लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं, तो उनका भविष्य तो गया। वो जो 20 से 25 वर्ष, जो 30 वर्ष के व्यक्ति, वो आज अपना उद्योग शुरू किए थे, छोटे छोटे उन्होंने दुकानें खोली थी, छोटी इंडस्ट्री बनाई थी, शॉर्ट टर्म में, मैं 50 लाख 20 लाख वाली बात कर रहा हूं, उनको भी पैसा नहीं बचा हुआ है, बैंक लोन, सैलरी नहीं मिलने वाली है, पर्स खाली हो चुका है। और अब ऑनलाइन चीटिंग, साइबर क्राइम, फ्रॉडिज्म बढ़ने लगा है। इससे भी हमें बचना होगा, क्योंकि ये सब क्राइम बढ़ रहा है। आपके पास 100 में से अब 10 रुपए बचे थे, और 10 रुपए भी छीनने के लिए कोई बैठा हुआ है। हम इस तरह से बेतहाशा अपने गांव की ओर जा रहे हैं, कुछ परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि तब भी आपके पास खाने का। और ये ऐसे व्यक्ति से भी, पटना में उस दिन 500 रुपए के लिए एक लड़की को गिरा के मार दिया गया, 500 रुपए छीना गया, 500 रुपए। तो रॉबरी, स्नैचिंग, क्राइम, मर्डर्स, ये बढ़ने वाला है पूरे समाज में, पूरे विश्व में। पहले लोग 2 लाख 10 लाख के लिए मर्डर होते थे, अब 1000 या 15,000 या 5,000 के लिए मर्डर होंगे। छीना छपटी होगा, आप कुछ भी सोने का पत्ती से कान में पहन के जाइएगा, आर्टिफिशियल पहन के जाइएगा, उसके लिए आपको डैमेज किया जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। और सामाजिक रूप से तो आप जान ही रहे हैं कि शादियां, विवाह, जितने भी बर्थडेज, जन्मदिन, और वैसे वैसे जो सामाजिक हम लोग जिसमें मिलते थे, वो सब बंद हो जाएगा। लोग बुलाएंगे भी तो कोई दूसरा नहीं आने वाला है। मेरे जैसे व्यक्ति जो कि बड़ी गाड़ियों पे चढ़ते थे, क्या होने वाला है, वह अब आकांक्षाएं नहीं रहेगा। मैं किसको दिखाने जा रहा हूं बड़ी गाड़ी लेके, वो एक छोटी गाड़ी, नैनो, एक हो सकता है ऑडी से नैनो पे शिफ्ट कर जाए,
एक टू व्हीलर साइकिल पे आ जाएगा, सिंपल साइकिल पे चलाएगा, साइकिल वाला भी साइकिल बेच के पैदल चलेगा, हो सकता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो आप जो प्रश्न कर रही थी, हम लोग परेशान हैं। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने कहा है, सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम फेलियर टू फेलियर। हर फेलियर, जितने भी असफलता है उनको भूलना पड़ेगा, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम कुछ जीत सकते हैं। और यंग जो है, जो हम युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, उनके लिए अभी नया चैलेंज आना पड़ रहा है। और वो यूथ को सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर शायद सफलताओं के सारे द्वार उसको खुलने वाले हैं। कैसे? वो कल आने वाले कल की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की खुशियों को हमें लाना पड़ेगा, बदलाव होगा। मैं खुद बोल रहा हूं, सामाजिक दूरियां बढ़ी रहेंगी, मानसिक दूरियां बढ़ी रहेंगी, लेकिन हमको मिलकर, क्या बोला जाता है एक टीचर के बारे में, टीचर पहले पढ़ाई कराता है, उसके बाद एग्जाम लेता है। हर टीचर यही करता है क्लासेस में, वो प्रिपरेटरी का हो या मेडिकल का, इंजीनियरिंग में, पहले पढ़ाई करा दिया जाता है, उसके एग्जाम लिया जाता है। पोस्ट कोविड क्या होने वाला है, पहले हम एग्जाम देंगे, परेशानियों को झेलेंगे, तब हम सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए था। तो बाद में हम उसका लेसन मिलेगा। पहले हम परीक्षा दे रहे हैं, और परीक्षा हम लोग सबको मिलकर देना है। वो 130 करोड़ भारतीयों को देना है, गल्फ में जो रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, जहां भी मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, हर को पहले आज की जिंदगी की परीक्षा, गरीबी, रोजगारी, पारिवारिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां, सबसे वो लड़ना है, उससे उबरना है और बदलना है। ऑनलाइन लर्निंग की बात है जो हम लोग भी कर रहे हैं, कि हम लोग भी आज ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, आज इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं सबके पास स्मार्टफोन होगा, सबके पास ऐप होगा, हर कोई उससे सीख लेगा। 130 करोड़ में हो सकता है 5 करोड़ लोग भारतीय सीख लें, लेकिन बाकी लोग इसी तरह सोए रह जाएंगे। उनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। और कल एक जो खराब न्यूज मैंने यहाँ पे देखा, दिल्ली में टीचर क्लास आज सब जगह हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है। बच्चों को बोला जाता है कि आप घर में रहिए, स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे क्लासेस आपको टीचर फिक्स टाइम पे लेंगे, आप क्लास में आप अटेंड कीजिए। बच्चे उस पे अपना वीडियो ऑफ करके ऑडियो में टीचर को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। वह किस तरह से वह शिक्षिका या शिक्षक पढ़ाएगा, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा है 50 या 100 बच्चों में कौन सी गालियां मुझे दे रहा है। टू वे कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, वन वे होगा। वो म्यूट पे बच्चों को रख दिया जाएगा कि केवल टीचर बोलेगी। कल एक प्रिंसिपल जो बता रही थी कि अब टीचर का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, केवल उसका हाथ दिखाया जाएगा। जब तक विजन आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा, पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये सब परेशान, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी परेशानियां बच्चों की। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक तनाव की बात करें, तो समस्याएं इतनी ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी 2 दिन पहले रतन टाटा का स्टेटमेंट आया था, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, आपने भी शायद पढ़ा हो अखबार में, कि उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही, मुझे ये उनकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत मौजूद है, कि अगर हमारे पास अभी, आप ये मत सोचिए कि आपको क्या लॉस होता है, क्या बेनिफिट होता है, आपका कितना पैसा जाया हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपके सर्वाइवल की, आपको जिंदा रहना जरूरी है। अगर जान है तो जहान है, ये बात सही कही गई है। सबसे पहले यहाँ पर अभी आपको जद्दोजहद करनी है यहाँ पर, कि आप खुद की जिंदगी को बचाइए, अपने और अपने परिवार वालों की जिंदगी को बचाइए। आज पैसा कम है, कल को आप मेहनत से, अपनी लगन से कमा लेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई, थोड़ी सी गलती आपने की, लेकिन उसका खामियाजा आपका पूरा समाज और ना जाने कितने लोग होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ हमें रहना है डॉक्टर। और बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं उन्हें बारी बारी से ज्वाइन करने के लिए मैं चाहूंगी कि उन्हें मैं बस ज्वाइन हम लोग कराऊं और तुरंत वो अब अपने सवाल प्रश्न पे पूछ ही सके। आ जाएंगे। हम लोग जी तुरंत प्रश्न पे आ जाएंगे। ये जो सामाजिक दूरियां, आपको ये नहीं सोच सकता इस तरह से बड़ी बड़ी शादियां होंगी अगले 1 साल तक, हो सकता है 1.5 साल 2 साल भी हो सकता है। तो इस तरह से सामाजिक जो त्योहार होते हैं, सामाजिक त्योहार मैं बात कर रहा हूँ, शादियों को, बर्थडे को, इवन श्राद्ध, दिखावा होता था 12 गांव को मैंने खाना खिलाया, लोग नहीं आएंगे। तो वो ग्लैमर खत्म होने वाला है, और आप कहीं ना कहीं अलग रहिएगा। ये बहुत बड़ा भार एक कंधे पे, हर के कंधे पे आने वाला है, और हर को उस कंधे पे उस भार को उठाना है। इसलिए रतन टाटा जी ने बहुत बड़ी बात कही है, पॉजिटिविटी के साथ। तो स्टार्ट मेकिंग फ्रेश स्ट्रैटेजीज। हम सबको रोज एक नया स्ट्रैटेजी बनाना होगा। कहा एग्जैक्टली। जाता है कि अगर आप तैरने जाते हैं तो आप बहाव के साथ तैरिए, तो आप दूर तक जाइएगा। लेकिन अगर अपने आप में आपको विश्वास है,
आप प्रिंसिपल को बना लेते हैं तो पत्थर की तरह अडिग रहिए, वह पत्थर कहीं ना कहीं दिख रहा है, हिल रहा है। प्रिंसिपल्स विल चेंज नाउ। हम लोग जो आदर्शवादिता की बात करें उससे बदलना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग पीछे जिंदगी में जिए 25 साल, 50 साल, 100 साल, वो सबसे बदल के नए प्रिंसिपल्स के साथ हमें काम करना होगा। तभी आप कुछ, क्योंकि जो ट्रस्ट, फेथ, लॉयल्टी, ये जो वर्ड्स होते थे, विश्वास, लोगों का एक दूसरे पे जो सहानुभूति होती थी, वो सब बदलने वाला है और कुछ सालों तक ये बदला रहेगा। हो सकता है हमारे बाद का जो जनरेशन है भूल जाएगा किस तरह से ये लोग एक दूसरे विश्वास करके म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम होती थी, हर लोग अभी भूल बिल्कुल एक जाएंगे। आलोक सिंह जी हैं, उन्होंने इसी पे बात की है। उन्होंने यही बात कही है कि वी आर सोशल ह्यूमन, वी आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो हमारा विश्वास एक दूसरे से मिलने में जो है वो डगमगाएगा, हमारे भीतर डर होगा किसी से मिलने में। और ये डर अभी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं खुद की बात भी करूँ तो मुझे खुद भी डर होता है कि अगर हमारे घर अगर कभी सुबह स्वीपर अगर हमारे घर से कचरा लेने आता है तो मैं बहुत स्कैर्ड रहती हूँ। और दूरी बनाने की जो शुरुआत है उसकी हो चुकी है। और ये ना जाने ये कब तक ये डर हमारे भीतर हमारे मन में रहेगा। आलोक सिंह जी ने यही सवाल किया है, इसे सच कैसे हम बात है, पाटे। आलोक सिंह ने जो जो सामाजिक दूरियों की बात की और कहा एक डर का। बचपन जी। में मैं जब गांव जाता था, मुझे याद है कि वहां पे छुआछूत की बहुत सी थी, प्रचलित थी। मैं बचपन का मुझे याद है, आज से कि मैं 40-45 साल पहले की बात करूं, बहुत ज्यादा था कि नहीं, इसको नहीं छूना, इसके साथ नहीं बैठना है। वह माना जाता था कि ठीक है, जात पे आप करते थे, धर्म पे करते, वो बात। आज बदकिस्मती है, बदकिस्मती है, हम न जात देख रहे हैं न धर्म देख रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को, अपने आप को अछूत मान रहा है, दूसरे से कोई सटना नहीं चाहता है, सबको डर है अपने जान का और दूसरे का जान का भी। तो ये दूरियां बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये दिमाग में हम लोग बैठ गया। इसलिए जो सोशल एनिमिक, सामाजिक आदमी की जो बात की आलोक जी ने, वो सही में सच्चाई है। हम लोग अलग थलग पड़ जाएंगे, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होगा और जी। एम्प्लॉयमेंट तो कम हो ही रही है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हेल्थ केयर, पुलिस, ये सबसे आगे अभी बढ़ के लड़ रहे हैं, उनको लड़ना पड़ेगा, तभी बाकी लोगों की रक्षा की जा सकती है। बाकी लोगों को संयमित जीवन जीतना पड़ेगा, अभी जिंदा रहना पड़ेगा। मैं जो वही फोटो फिर से दिखाना चाह रहा हूं, भविष्य क्या है, ये लाइन हो सकता है किसी आईटी सेक्टर के लिए नहीं लगे, ये लाइन भविष्य में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लगेगा। पीपल विल रिटर्न। आज जो सऊदी की बात कर रहे हैं और कहीं कहीं की जो भी विदेशों की बात कर रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, हो सकता है कुछ वर्षों तक लोग चाहेंगे कि नहीं, वापस अपने देश को आए, अपनी मातृभूमि में आए, वहां सेवा करें, अपने परिवार के साथ रहें। तो पीपल विल रिटर्न टू द मदरलैंड और यह खेत सबसे बड़ा स्वर्णिम भविष्य होगा पूरे भारतवर्ष का, हो सकता है पूरे विश्व का। सोशल, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशन एंड वैल्यूज विल चेंज। ये बदल रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन विलेजेस विल शाइन अगेन। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं। एक मधुमक्खी, विलेजेस विल। जी। जी डॉक्टर, यू मे कंटिन्यू। एक हनी बी विजिट्स 2 मिलियन फ्लावर्स। एक मधुमक्खी 20 लाख पौधों पे जाती है 500 मिलीग्राम, आधा किलो मधु को इकट्ठा करने के लिए। आधा किलो मधु को इकट्ठा कर ले, वो 20 लाख पौधों के पास जाती है। वह टायर्ड नहीं होती है, वह फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती है। हम जितने भी व्यक्ति जिंदा है सामाजिक, जिसको एनिमल की बात की है, सबका बिहेवियर वही होना होगा, थकना नहीं होगा, हमें फ्रस्ट्रेटेड कितनी नहीं अच्छी होना बात होगा। आपने कही। ये तभी हम लोग शायद दुनिया को जीत पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं जो बात किया, वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी। मैं भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगा, विदेशों में अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतवर्ष में एग्रीकल्चर का गोल्डन अध्याय आने वाला है अगले 1-2 वर्षों में। The old saying, survival of the fittest and of course smartest will be the reality। जो सबसे फिट होगा, इसलिए आपको कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, तभी आप लड़ पाइएगा वो मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं से और सामाजिक प्रताड़नाओं से भी। सामाजिक प्रताड़ना क्या है? वो पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद, उनसे भी लड़ने के लिए। बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। हम लोग को जो इतना बड़ा साइकोलॉजी जिसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है वो कल दूर बदल जाएगा। 1 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, समय लगेगा, लेकिन हम लोग वापस आएंगे, हम होंगे कामयाब वाला नारा फिर लगेगा। क्या ग्रेट बात है। थिंग, बड़ी बड़ी जो चीजें बिल्कुल। होती हैं, वो इम्पल्स, छोटी बातों पे जोश में आती है, उससे आप करते हैं।
वो, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को जब आप जोड़ते हैं तभी आप कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए मेटिकुलस प्लान बहुत करना होगा और उसको वास्तविकता में उतारना होगा, तभी आप समाज को जीत सकते हैं। और हमें कहीं ना कहीं विल पावर को, अपने आत्मविश्वास को इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे आइडियाज, हम और आप जो बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति का आइडिया होगा, उसको कभी भी हमें भुलाना नहीं होगा, क्योंकि किसी ने इस दुनिया को नहीं देखा है। एक छोटा बच्चा भी अगर कोई आइडिया देगा, हो सकता है सबसे बड़ा आइडिया हो जाए। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आइडिया दे सकता है, तो अगर छोटा बच्चा एक रिक्शा वाला भी देगा, एक ठेला वाला भी देगा, एक किसान भी देगा, तो हो सकता है बहुत बड़ा आइडिया दे जाए। किसी ने इसको देखा नहीं है भविष्य को, इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि वो बहुत बड़ा जो आदमी वैज्ञानिक है या बहुत पढ़ा लिखा वही बता सकता है। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, उस पर प्लान करना होगा, हम लोग को अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और फिर उसको वास्तविकता में बदलना होगा। इसके लिए हमें एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, सबसे जरूरी यह है। और रोज अपने आप में बदलाव लाना होगा, अपनी मानसिक सोच में। बहुत अच्छी बात आपने कही कि रोज हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा और हमें खुद को बदलना होगा सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और ये आप खुद कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं, कोविड से ही रिलेटेड हैं और हाँ, कुछ लोग ले उनके सकते हैं मेंटल हेल्थ क्वेश्चन से भी। इश्यूज से रिलेटेड हैं। डॉक्टर्स, कुछ लोग का ये कहना है, एक सवाल है, उन्होंने ये पूछा है, बहुत प्रिसाइजली उन्होंने पूछा है कि सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम उनका मेंशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तेजी से चेकअप क्यों नहीं हो रहा? क्या अपना देश इतना पीछे है? जवाब दीजिए सर। जो जहां ये पे आपसे बात पूछ आई रहे हैं। थी, जी जी, रैपिड टेस्टिंग की बात आई थी कि रैपिड टेस्टिंग जो करने का जो किट आया, बदकिस्मती से चाइना से वो आया, इंफीरियर क्वालिटी का आ गया, उससे वो पॉसिबल नहीं था, नहीं टेस्ट हो पाया। दूसरा, जो हम लोग थ्रोट स्वैप जो मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, उसको हर व्यक्ति हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो स्वैब लिया जाता है नाक से और मुंह से, वो स्पेशलिस्ट लोग ही ले सकते हैं, और उसके फिर स्टडी भी एक स्पेशलिस्ट जगह पे होती है। हर जगह लिया जाएगा तो आप इन्फेक्शन वहां फैलाते हुए जाइएगा। तो अगर समाज में 100,000 पेशेंट हैं, मेरी गलती से हो सकता है 5,000 में तुरंत बदल जाए। इससे सबकी जांच होनी जरूरी नहीं है। और दूसरा हो जाता है, रैपिड टेस्टिंग जो होता है उसमें, अगर आज मैं मान लीजिए किसी के संपर्क में आया, 10 दिन तक मेरे पास एंटीबॉडी नहीं बनने वाले हैं। मान लो 3 दिन के बाद कोई भी कार्यकर्ता सरकार मेरे पास भेज देता है, मेरी जांच होती है, नेगेटिव आती है, मुझे बोला जाता है कि आपको नहीं है बीमारी, मैं संक्रमित हूं लेकिन मुझे वो एंटीबॉडी नहीं बना है, 10 दिन के बाद बन जाएगा, लेकिन मुझे आश्वस्त कर दिया जाएगा कि आपको बीमारी नहीं है, आप समाज में घूम सकते हैं। मैं जाऊंगा आपके यहाँ, किसी और के यहाँ, उसको संक्रमित कर दूंगा कि मेरी बीमारी का पता मुझे खुद, खांसी, सर्दी, बुखार, नजला, जो भी चीज है वो 10 दिन 11 दिन के बाद हो सकता आएगा, एंटीबॉडी उसके बाद होती। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप बहुत जल्दी भी टेस्टिंग करने लगेगा, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट बहुत निकलेगा, पैसे की बर्बादी होगी, हजार हजार रुपए का किट आपका बर्बाद होगा। मालूम होगा आप जितने टेस्ट किया बहुत खुश हो जाइएगा कि बहुत सारे मरीजों को नहीं है, और बाद में वही आदमी पॉजिटिव होगा, तब तक वो हजारों को अपना बीमारी फैला दिया हो गया होगा। इसलिए ज्यादा अच्छा है भारत जैसे देश के लिए कि उनको क्वारंटाइन किया जाए, सिलेक्ट कर करके, अलग कर करके उनको किया जाए। और विश्वास नहीं कीजिएगा, इस जगह से आपको ये बताना चाह रहा हूं, 31 तारीख को मार्च में अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी। उन्होंने देखा कि उनके पास भी वेंटिलेटर, मैं बहुत ही पाश्चात्य देश, सबसे विकसित देश की बात कर रहा हूं, ये सच्चाई है। उन्होंने देखा कि उनके वेंटिलेटर्स कम होने लगे। भारतवर्ष की बात करते हैं कि वेंटिलेटर्स कम हो रहे हैं, उनके वेंटिलेटर्स कम हो रहे थे। उन्होंने उस दिन डिसाइड किया कि 70 वर्ष के ऊपर में किसी को भी वेंटिलेटर नहीं लगाया जाएगा, और जो लोग को लगेगा कि ये बचेगा नहीं, जिसको किडनी का बहुत आगे प्रॉब्लम है, कैंसर का बहुत आगे प्रॉब्लम है, उस वेंटिलेटर नहीं लगाया जाएगा, और केवल दूसरे को जो बच सकते हैं उनको इलाज किया जाएगा। और उसी दिन पहली बार सबसे ज्यादा डेथ 2,500 हुई थी। उसके पहले तक 300-400 हो रहे थे। तो ये कारण होता है, जब विकसित देश को ये समस्याएं हो रही थी, तो भारतवर्ष में भी समस्या आएंगी। सरकार अपने हिसाब से जो कर रही है अभी के हिसाब से, मुझे एज ए चिकित्सक, मैं चिकित्सक के रूप में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, कि वो सही है कि सबका अगर आप जांच करने जाइएगा, पैसा बहुत बर्बाद होगा। वो वही पैसा है जो आपका टैक्स का दिया हुआ है, वो सरकार के पास अलग से पैसा नहीं है, वो मेरा और आपका ही पैसा है। वो इधर वेस्ट हो जाएगा और फायदा भी, आपको खाने का भी पैसा फिर नहीं दे पाएगी। इसलिए अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि सही कदम उठाया जा रहा है। जी, यहाँ पर
इनका नाम यहाँ मेंशन नहीं हो रहा, उन्होंने पूछा है कि आफ्टर लॉकडाउन इट इज नेसेसरी टू अवेयर द पीपल टू कीप देमसेल्व्स क्लीन एंड सैनिटाइज व्हिच मेजर्स शुड बी अडॉप्ट इन दिस रिगार्ड्स। डेफिनेटली आपने ये बात कही कि हम इस आदत को अपनाना पड़ेगा लॉकडाउन के बाद भी। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? ये सबसे बड़ी बात आने वाली है, लॉकडाउन रहे न रहे। आज सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लिखते हैं लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए, कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप लॉकडाउन रखे तभी 45,000 मरीज भारतवर्ष में हो गए, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं रहता बीमारी ज्यादा होती। और विश्वास कीजिएगा, लॉकडाउन आज जो हमारी मानसिक सोच हो चुकी है, लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, आप कल नई गाड़ी लेने नहीं जाइएगा, नया फ्लैट लेने नहीं जाइएगा, महंगा टीवी लेने नहीं जाइएगा, बहुत महंगा उपकरण नहीं खरीदिएगा, सोने का गहना नहीं खरीदिएगा, लड़कियां या औरतें बहुत महंगी साड़ी नहीं कर देंगी। वो ऐसे भी इंडस्ट्री काफी हद तक ठप रहेगी। जो बाहर निकलेंगे वो किराने के सामान और इसी चीज जो रोज की दिनचर्या उसी के लिए जाएंगे, तो वो इंडस्ट्री ऐसे भी फ्लरिश नहीं करने वाली है। हाँ, जो एक आदत बनी हुई है वो शराब की, जो आप देख रहे हैं किस तरह से शराब के लिए मारामारी हो गई, उसके लिए होगी। इसलिए लॉकडाउन, डॉक्टर्स को तो बिल्कुल। मौका मिला, हमें तो मौका मिला हुआ था काम करने का। इसके बाद भी हम क्यों आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपको क्यों बार बार मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं? ये मास्क जो पहनने की बात है, हो सकता है आगे आने वाले 1 साल तक पहनना पड़े, हाथों को उसी तरह सफाई करना पड़े, उसी तरह हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, केवल हाथ जोड़ के या आदाब करके काम चला लेंगे, दूरियां बनी रहेगी, एक दूसरे के घर कम जाएंगे, शादी ब्याह वाले जो भी प्रोत्साहन वाली चीज होती वहां नहीं होगी, होटल में लोग कम जाएंगे, बाहर घूमने कम जाएंगे, हनीमून नहीं होगा। ये सब परेशानियां आने वाली है लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी। सर यहाँ पर एक सवाल भी लूंगी। अभी पुष्प जी ने ये पूछा है कि हाउ टू कंट्रोल आवर इरिटेशन, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरा भी है, फिर मैं जस्ट अपनी बात रखना चाहूंगी कि जैसे पहले के दौर में ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, पहले के जमाने में हैजा, टाइफॉइड, मलेरिया जैसे बीमारी से हम डर जाते थे और हमें लगता था कि ये बीमारी छूने से या कंटेजियस है, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी इम्यून होती गई और फिर उसके लिए वैक्सीन तो बाद में बने, लेकिन ये होता है कि हम झेलते झेलते कहते हैं हम इम्यून होते जाते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही कोरोना के साथ हो कि आने वाले दिनों में हमारी बॉडी इम्यून होती जाए, हमारी अगली जनरेशन इम्यून होती जाए, और हमें अपनी आदत में इन तमाम चीजों को, इन तमाम आदतों को शुमार करना होगा, चाहे वो ग्लव्स हो, सैनिटाइजर हो, या फिर बाहर से हम अगर आए हैं तो हमें हैंड वॉश करना है, बात लेना है, या जो भी एहतियात हमें बरतने हैं, इन तमाम चीजों का हमें एहतियात बरतना होगा। फिलहाल सर अवनीश पुष्प जी ने यह सवाल किया है कि हाउ टू कंट्रोल आवर इरिटेशन। अवनीश, थैंक यू वेरी मच। आपने जो पूछा है शायद कुछ हद तक वो यहाँ पे आ जा रहा है। इस जो पीले वाले को आप देख रहे हैं, खाना तो हमें पौष्टिक लेना ही है, इस पर ध्यान देना होगा, पौष्टिक भोजन, एक्सरसाइज, ये दो तो आपको शारीरिक के लिए है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो है। लेकिन मेडिटेशन, जो पुरानी बातें हुआ करती थी, मेडिटेशन की आज सही में जरूरत पड़ी है। आपको बैठ के चिंतन करना होगा, सोचना होगा, पॉजिटिव बिहेवियर लाना होगा, ये बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच, हम कहीं ना कहीं बहुत सारे नकारात्मक सोच देख रहे हैं, स्पेशली अगर बहुत सारे सोशल मीडिया पे अगर चले जाइए या टेलीविजन पे, तो आप देखते हैं बहुत नेगेटिव फीलिंग केवल दी जाती है, उससे दूर होइए। नकारात्मक से जहां आप सकारात्मक तरफ बढ़िएगा, बहुत सारे चीजों से आप बदल जाइएगा। बैलेंस अप्रोच, पैसा आपको थोड़ा है, उसको कैसे खर्च करना है वो आपको डिसाइड करना होगा आपके परिवार के लिए। मैं अगर बहुत 100 अच्छी में बात 80 आपने कही। खर्च कर रहा हूं, वो आप भी 80 उस पर नहीं खर्च कर सकते हैं। फेथ और ट्रस्ट, ये फेथ, आप हम पे विश्वास कीजिए। मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि नहीं, एज ए डॉक्टर आपको इतनी दूर बैठना है, तो आप हम पे विश्वास कीजिए। और आप हमको बोल रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे पास ये परेशानी, आज पैसा नहीं है, आज इतना कर दीजिए, तो वो मुझे विश्वास करना हो। कहीं ना कहीं फेथ और ट्रस्ट हम लोगों को एक दूसरे के बीच में लाना पड़ेगा। और विश्वास की जो कमी धीरे धीरे समाज में होती जाएगी, अभी हो रही है, ये बढ़ेगी, कुछ देर और बढ़ेगी, फिर उसको डेवलप करना है। तो पॉजिटिविटी हम लोग के बीच में लाना होगा, तब शायद हम नकारात्मक विचारों से निकल के सकारात्मक दुनिया पे जाएंगे, और एक नई दुनिया जिसका कि शायद हम नहीं सोचे थे, उसकी इबावत हम लोग मिलकर रखेंगे। तो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है। उन्होंने पूछा है डिप्रेशन से और फियर से कैसे बचे, क्योंकि काफी लोग डर गए हैं, डर समा गया है लोगों में। डर जो ऐसी चीज है, वह
कहीं ना कहीं हर जितने भी क्षेत्र है हमारे शरीर के हर कोण में वही चला गया है। हर लोग अभी सबसे पहले उस बीमारी से डर रहे थे, बीमारी से कुछ हद तक निकले तो अब रोजगार से डर रहे हैं कि पता नहीं मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, उसके बाद पैसे के लिए पता नहीं आमदनी रहेगी कि नहीं, उसके बाद अपने परिवार के खुशियों के लिए डर रहे हैं। तो ये हर चीज का डर ही डर है, ये कहीं ना कहीं से हर छेद से हम लोग को सता रहा है। और उससे निकलने के लिए रे ऑफ होप जो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये वैक्सीन आने वाली है, जो मैंने इस साइड दिखा रहा हूँ येलो में, वैक्सीन आने वाली, दवाओं का इजाद होने वाला है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम और आप घर में बैठे हुए हैं तो कोई काम नहीं हो रहा, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अच्छी वैक्सीन आएगी 3 महीने 4 महीने, आज ही एक आया है न्यूज, ईरान बिल्कुल, इजराइल ने आज ही एक न्यूज़ है। हाँ, जी। तो ये वैक्सीन 3 महीने 4 महीने में आएगा और आपको जैसे मलेरिया को, जैसे ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल में किया, स्मॉल पॉक्स को, चिकन पॉक्स को, वैसे आप इसको कंट्रोल में कीजिएगा, समय की बात है। डिजीज में भी कंट्रोल्ड। हाँ, अभी जो है अपनी प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ानी है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा हाथ के इस वार से ईंट को तोड़ देते हैं, हम और आप कोशिश कीजिएगा तो हमारा यहाँ का फ्रैक्चर हो जाएगा। कुछ व्यक्ति उस हाथ से वो तोड़ देते हैं, उसी तरह हमें पूरे शरीर में, मस्तिष्क में उस तरह की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा कि कितनी भी नकारात्मक विचार हमारे शरीर में आए उनको यहीं से हम बाहर कर दें और अंदर से ऊर्जा के रूप में सकारात्मक विचार हम लाएं। उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि देखा गया है, जिसमें लाना चाह रहा हूं, धार जो है समुद्र की धार पत्थरों पे पड़ते पड़ते उसको काट देती है। हमेशा वो लहरों की ही विजय होती है, इसलिए कि वो हमेशा ये नहीं सोचती मेरे में बहुत ताकत है, पर वो लगातार आके वार करते रहती है, करते रहती है, वो धार लाते लाते फाइनली पत्थरों को तोड़ देती है। वही हमें चाहिए, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, लगातार सकारात्मक विचार, उच्च विचार, उससे हम शायद इस समाज को जीत पाएंगे। नेक्स्ट। सर, यहाँ पे एक मोहम्मद दास्तगिर आलम है, उनका बहुत अच्छा एक सवाल है, मैं ज़रूर उस सवाल को रखना चाहूँगी। यार, he's asking, solutions comes after problem and should be think scientific, but in our country the youth flow the words of leader as a separatist. Why does the supreme of our country pay attention about hatred? In isolation, we should be nostalgia and think a better more how to control hatred. Is the Mahamari pros and cons? Yeah. Time has come to remove those ill feelings. हमें उससे निकालना पड़ेगा हेट्रेड। अब शायद पूरे विश्व में, क्योंकि आज वर्चस्व की लड़ाई में कोई जात कोई धर्म से नहीं होगा, वो हमारी सोच की लड़ाई से ही कोई भी विश्व विजेता बनने वाला है। हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका विश्व विजेता नहीं बनेगा, हो सकता है कोई और भी सबसे ज्यादा विकसित देश बनेगा, भारतवर्ष भी हो सकता है। अगर हम सब 130-135 करोड़ लोग मिलके जितनी भी हेट्रेड है वो निकाल दें, और यूथ जो आप हो, शायद आप लोग ही सबसे बड़ा पावर दे सकते हैं, क्योंकि आज उन विचारों का अंत होने वाला है जो कि नकारात्मक थे। अब केवल पॉजिटिविटी, और यूथ जो है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं, वो लोग जिस तरह से मैं देखता हूँ पॉजिटिविटी, उनमें जो पॉजिटिविटी है मेरे में नहीं है। मैं देखता हूँ वो किस तरह से अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो शायद वही समय आएगा जब हम सब मिलके विश्व विजेता बनेंगे, और हम सब मिलके करेंगे। इवान टर्गनेव ने कहा है, if we wait for the appropriate moment to come when everything is ready we will never begin। ये शायद 130 करोड़ की जनता जो आप नीचे देख रहे हैं उस समय का इंतजार करते रहेगा कि सबसे बड़ा लीडर जब हमको बोलेगा तब हम दौड़ेंगे, वह शायद लेट हो जाए। उन्होंने डायरेक्शन दिया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं लॉकडाउन तोड़ के हम लोग सब लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच, आज आपको प्लान करना होगा और अपने कार्य को उतना ही सकारात्मक डेडिकेशन और सिंसियरिटी से करना होगा। सबसे वही बात जो प्रेरणा ने बताई थी, कोविड इज गोइंग टू स्टे लाइक अदर डिजीज, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये मत सोच लीजिए कि लॉकडाउन खत्म होगा 17 को कोविड खत्म हो जाएगा, 3 महीने के बाद कोविड खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला है। हमारा जिंदगी अब इसके साथ रहेगी, हमारी जिंदगी का ये पार्ट हो गया। जैसे ट्यूबरकुलोसिस इतने सालों से हमारे पूरे विश्व में है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा है,
उसी तरह कोविड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हमारे यहाँ प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, वैक्सीन आ जाएगी, दवाएं आ जाएंगी। उस समय तक आपको परहेज करना है। ये मत सोचिए कि ये परमानेंट परहेज है। परमानेंट हो सकता है मास्क आपको जिंदगी भर नहीं लगानी पड़ी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अरे आप 1.5 महीने से लगा रहे हो, 3 महीने और लगा लोगे, क्या दिक्कत है? कुछ दिन लॉकडाउन में रहे हो, कुछ दिन और दोस्तों से नहीं मिलोगे, क्या दिक्कत है? कुछ दिन शराब नहीं पियो, मत पियो। तो वी शुड लर्न हाउ टू लिव विद इट। हमें सीखना पड़ेगा, हम सबको मिलके। आप हमको बिल्कुल। सिखाइए, हम आपको सिखाएंगे। वी हैव टू चेंज, हमें बदलना होगा। गुड डेज, स्माइल, हैप्पीनेस, वह खुशियां जो हमारे चेहरे से दिखती थी, वह आएगी, हम सब मिलके लाएंगे। ये हमेशा सोचना होगा। बिल्कुल, 100 बात की एक बात कि आखिर हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, तभी सब कुछ है और हमें अपनी ज़िंदगी को अभी फ़िलहाल, अभी आपको जो जद्दोजहद करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी को बचाना है, अपने सर्वाइवल के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या एहतियात बरत सकते हैं, कितनी पेशेंस रख सकते हैं, अभी फ़िलहाल ज़रूरत है इसकी। एक अभी में उनका सवाल ये है कि सर, वन क्वेश्चन, सुझाव दीजिए, लोगों के प्रति जागरूकता लानी होगी, ना कि उनको पुलिस बहुत गलत तरीके से बर्ताव कर रही है, जो हालांकि देखने को मिला। सवाल बहुत क्लियर नहीं है इन्होंने क्या कहना चाहा है, लेकिन पुलिस के रवैये और बर्ताव की बात पे इन्होंने कुछ सवाल किया है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं, तो आप इन्हें खुद कुछ सलाह दें। देखिए, पुलिस वालों के साथ एज ए मरीज, मैं वहां पे तो ये नहीं बोलूंगा, मरीज के रूप में जब मेरे पास आते हैं, जिस तरह से वो भी परेशान है, विश्वास नहीं कीजिएगा, एक जो भी पुलिसकर्मी है, उसको छुट्टियां नहीं मिल पा रही है। वह वैसे वैसे जगह जा पा रहा है, जैसे चिकित्सक होके मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कोई नेता नहीं जा बिल्कुल, पाता है, वो बिल्कुल। पुलिसकर्मी जा रहा है और वैसी सेवाएं दे रहा है। वो कोविड वार्ड के पास भी बाहर उसको रहना पड़ रहा है, मरे हुए व्यक्ति को भी दफनाने के लिए वो ज्यादा क्रियाक्रम के लिए जाना पड़ रहा है, हमको और आपको नहीं जा पा रहा है। उसकी भी मानसिक पीड़ा को समझिए। समझिए, और बिल्कुल। जो डायरेक्शन आता है, वो प्रधानमंत्री के हो, मुख्यमंत्री का हो, डीजीपी का हो, हुँ, वह डायरेक्शन बनाया जाता है, लेकिन वही बात है, वह हर व्यक्ति की समझ से थोड़ा सा डिफर कर जाता है। इसलिए कभी उसके एक्शन पे हम लोग को ये होता है, खुद सोचिए, जिस व्यक्ति को उसने रोका गया था पंजाब में, उसका हाथ काट दिया गया, क्या उसने गलती की थी? केवल एक गाड़ी को रोका था और कुछ नहीं किया था। बहुत सारी परेशानियां उनको भी हैं, उनके साइड से भी हमें सोचना पड़ेगा। कभी भी उनके कर्तव्यों को हम लोग ये मत सोचिए, वो घर परिवार छोड़ के आज काम कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे और आपको बचाने के लिए। उनका एक ही स्वार्थ है कि आप और हम जिंदा रहें, शायद वो फिर से वही रोड से वापस आएंगे और जो पहले जिंदगी जीते थे वो जिएंगे। तो हम और आपको मिल के उनको सहयोग देना होगा, मानसिक रूप से उनको भी। कुछ कुछ बातें हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं, ताकि अपने घर में भी जब कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कुछ बातें गलती होती हैं, उनको भूलना पड़ेगा। इसको समझ के कार्य करें। जी, डॉक्टर, बहुत सारे लोगों का सवाल, बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब आपने दिए, थैंक यू सो मच। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि रहमान 30 और डीपीएमआई के द्वारा ये जो इतना इतना बेहतरीन और ये जो परिचर्चा की शुरुआत की गई, इसे सुनिश्चित किया गया, इसमें इतने सारे लोग जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हुई। अंत में आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि हमने समय भी निर्धारित करके रखा है, जानना चाहूँगी कि आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम लोगों प्रेरणा को? जी, मैं आपको जी, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब, अगर आपका स्लाइड खत्म हो गया है तो जी आप जी, हम स्क्रीन शेयरिंग हाँ, ये कर आप दिए, देन जी वी जी, कैन टॉक। हाँ कुछ पैनलिस्ट हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं एक शेर से इस क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू कर रहा हूँ कि अब के सयाद ने अंदाज नया रखा है, कैद में डाल के दरवाजा खुला रखा है। क्या बात है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें कुछ तो बच्चों के लिए आप बताएं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि हम लोग इस लॉकडाउन में अपने घरों पे रहने की वजह से जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, उससे मेंटल एंजाइटी और दूसरी डिजीज भी बढ़ रहे हैं, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। तो कैसे हम घर में रह के अपने एक्सरसाइज करके अपने मेंटल स्टेबिलिटी कर सकते हैं, मेंटल को स्टेबलाइज कर सकते हैं, इस पे आपका एक सुझाव चाहिए। हाँ। उबैदुल जी, जो सही बात आपने कही है कि अभी जिस तरह से लोग घर में बंद हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वह बीमार होते जा रहे हैं। तो शारीरिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। होम वर्कआउट्स जो हैं, वह आप
चलते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आजकल चलने का भी जगह नहीं बचा हुआ है। बहुत कम, घर में ही 2 रूम के फ्लैट में बहुत लोग रहते हैं, उतना ही चल पाते हैं। इसलिए घर का जो भी काम आप करते हैं, अगर लेडीज पोछा लगा रही हैं, हस्बैंड आकर बर्तन भी साफ कर रहा है, वो भी एक तरह से एक्सरसाइज है। आप पैरों को ही चलाते रहिए, बिस्तर पे लेट के साइकिल की तरह भी पैर को चलाते रहिए। योगा की मुद्रा में भी जो भी आप प्राणायाम और जो कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, हर मूवमेंट शरीर के जोड़ों का कहीं ना कहीं रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। रक्त प्रवाह जब बढ़ती है तो मांसपेशियों में वह ऊर्जा प्रदान करती है। और कुछ जो मेडिटेशन होती है, वो हर तरह की मेडिटेशन हो सकती है, किस तरह से आप करना चाहते वो है, लेकिन कुछ देर के लिए वो चिंतन जरूर कीजिए। जब आप आंख बंद करके एक विचारों को अपने इसमें लाने चाहते हैं मस्तिष्क में, तो कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क शांत हो जाता है और नई ऊर्जा संपादित होती है। तो दोनों तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। शारीरिक, घर का सारा काम अभी करने का मौका मिला है, आप कीजिए, खुशी खुशी कीजिए, तो कितने तनाव में नहीं रह के कीजिए। दूसरा मानसिक, उसमें योग भी हो सकती है, चिंतन भी हो सकता है, मेडिटेशन जिसको बोला जाता है, बहुत जरूरी है। लेकिन अपने जोड़ों को जैसे भी आप चलाइएगा, जिधर भी चलाइएगा, हर कुछ गर्दन को आप चला रहे हैं, ये कोशिश करके चलाइए। और कोशिश करके आधे घंटे से 1 घंटे लगातार टीवी से आप दूर बस हो जाइए। टीवी से, आप न्यूज चैनल से भी दूर रहिएगा। बहुत सारा एक्सरसाइज आप खुद कर पाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे हम अटक जाते हैं। उससे भी हमारा कहीं ना कहीं शरीर और शिथिल होता जा रहा है। शिथिलता को निकालना होगा। और एक और बात आपने की यूथ की, यूथ में अलग अलग हो जा रहे हैं। बदकिस्मती से एक यूथ होता है स्कूल गोइंग, सबसे सबसे छोटे बच्चे जो है, मैं 5 साल पहले की बात नहीं करूंगा, 5 साल से छोटे बच्चों का तो माता पिता ही सारे चीज उनको कर सकते हैं। उसके ऊपर के जो बच्चे हैं, उनमें भी आजकल घर में बैठे बैठे वो खेल नहीं पा रहे हैं, ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं माता पिता को ही एक्चुअल टीचर बन के अभी जवाबदेही लेनी होगी। स्कूल के टीचर से जो बातें हो रही हैं, उनको वो भी समझना पड़ेगा। बच्चों के क्लासरूम के समय उनको भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है बच्चे को एक क्लास में वो जो पढ़ाते हैं वो नहीं समझ पाए, फादर या मदर समझ ले तो उनको वो समझा सकते हैं। और उसके ऊपर के बच्चे जो कॉलेज गोइंग थे, 15 साल से 25 साल के बीच के, उनके लिए मानसिक प्रेरणा वेदना सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका भविष्य बनाने का असल समय था, नौकरियों में जाने का समय था, उनको डिसीजन लेना था, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैंक में जाए, आईएएस बने, क्या जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, किधर जाए। उनके लिए फादर मदर को दोस्त की तरह बनना पड़ेगा। अभी उनको समझना पड़ेगा, उनके मस्तिष्क को अध्ययन करना पड़ेगा। और असल जो काउंसलिंग की बात करती है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, वैसे लोग जो कि फोन पर अवेलेबल है, उनसे बात करा के उनको कहीं ना कहीं बात कर करके नकारात्मक सोच से निकालना पड़ेगा। कि वो बच्चे अगर मिसगाइडेड अभी हुए, उनका भविष्य सबसे खराब हो सकता है। उनको हमेशा ऊर्जावान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव बातें करनी पड़ेगी उनसे। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बात मिन्नत कही रहमानी कि साहब, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिन्नत रहमानी। हाँ मिन्नत जी। जी जी डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 काफी अच्छी बातें उस वक्त से जो है सुनने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा अमल कर लेंगे तो हमारी जिंदगी, हमारे समाज की जिंदगी जो है बदल जाएगी। प्रेरणा जी भी काफी अच्छा जो है आपको बीच बीच में कनेक्ट कर रही हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है चूंकि हम लोग, मैं सोशल और पॉलिटिकल इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो जो क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग जा रहे हैं, जितने भी यहाँ या अस्पताल में बनाया गया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो जबकि बड़ी तादाद में मजदूर भाई हमारे अभी बिहार पहुंचे नहीं, अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे, उससे ज्यादा पहुंचेंगे। वैसे हालात में अभी तक जितने भी केसेस हमने देखे हैं बिहार या बिहार से बाहर, उनका या तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री रहा है या कोई न कोई इस तरीके से वो उनके संपर्क में आए हैं। ये मजदूर को ला करके मुझे लगता है कि जितने भी क्वारंटीन सेंटर है, जहां जहां जांचें हुई है, अभी तक वैसे केस लगभग नहीं के बराबर आए हैं। जो कहीं से आए, स्कूल में रखा, चेक किया, उसमें केसेस नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये संभव नहीं है
क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए, भले ही कुछ दिखा दे। आज कटिहार में सर कल सेंटर को तोड़ करके लोग भाग गए। हर जगह इस तरीके से स्थिति बहुत खराब होती चली जाएगी। जैसे जैसे ट्रेन पहुंच रही है, हमारी धड़कनें बढ़ रही है। इन लोगों को आप रखेंगे, उनके पास न खाने की व्यवस्था हो पाएगी, सिस्टम है नहीं, ये हो नहीं पाएगा। जो आदमी सर अच्छा कमा खा रहा है। सवाल थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, इसलिए कि सर को भी जाना है। ओके सर। नहीं तो जी आवाज मिल रही है सर? जी एकदम। तो अब क्या है कि क्या ये मुमकिन है कि जो हम उनको ला रहे हैं, क्यों नहीं हम सभी लोगों को होम क्वारंटीन के लिए बोल दिया जाए, और उसके बाद सरकार जो अपना जांच कर रही है, जब कह रही है कि हम सबके घरों में जाकर के जांच कर रहे हैं, तो आप घर पे कर लीजिए जांच। कम से कम ये अफरा तफरी का तो माहौल नहीं हो पाएगा। 100% होम क्वारंटीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, होम क्वारंटीन की जो बात आती है, साइंटिफिक बेसिस जो है, हम लोग साइंटिफिक की वैज्ञानिक जो ये है उस पर बात करें से, उसमें बोला जाता है उस व्यक्ति के पास अलग कमरा होना चाहिए और अलग बाथरूम होना चाहिए। अपना शौचालय, अपना कमरा होगा तब। सर बदकिस्मती से गरीबों के पास वैसा उपलब्धता नहीं है, उनको अलग कमरा नहीं मिल सकता है। अलग जो कि अलग कमरा मीन्स 1.5 से 2 मीटर का डिफरेंस कम से कम। कोई बगल का आदमी 1.5 से 2 मीटर, तो छोटे छोटे कमरे में ये लोग, 2 रूम का है तो उसमें भी 10 लोग रह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अलग जगह नहीं मिले पाएगी। या तो उसको खेत में या पेड़ों के नीचे रहना पड़ेगा, तो वो भी शायद गांव में, जिस तरह से मेरे भी कुछ है। जी सर बोला जाए। मिन्नत भाई बोलिए। सर क्या है कि हर इंसान के घर में कम से कम 1 या 2 टॉयलेट बाथरूम है, लेकिन जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें 150 व्यक्ति पे 1 बाथरूम, 150 व्यक्ति पे 1 टॉयलेट है सर। जी अब आप कंक्लूड करें। हाँ नहीं, बात आपने सब सही बोला है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं सर, जो हमने अभी क्या बोली, वैज्ञानिक, व्यवहारिक जो हो रहा है मैं उसमें नहीं आया हूँ। वैज्ञानिक ये परिभाषा है। बदकिस्मती क्या होती है, जिसको भी दे दिया गया है चार्ज कि आप, तो वो बड़े खुशी होकर रिपोर्ट करते हैं कि मैंने 500 लोगों का क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। उसमें वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हमारे पास कितने टॉयलेट थे, कपड़े धोने वाले वॉशरमैन कितने, खाने बनाने वाले कितने, बर्तन धोने वाले कितने। अच्छे जगह पे सर चादरों की धुलाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो धोबी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चादर मैं नहीं दूंगा, तो वो परेशानी हो रही है। एक साफ चादर नहीं मिल पा रहा है। ये शुरुआत में उस चीज को आदमी आगे नहीं समझ पाया कि ये चीज में उन्होंने सोचा कि एक जगह दे देंगे उससे काम हो जाता है। वो परेशानी है सर। यही सब परेशानियां समय के साथ हमको सिखा रही है, आ रही है। इसलिए परसों के पेपर में एक आया कि अब बिहार सरकार या जो भी अब कोशिश किया जा रहा है होम क्वारंटाइन के लिए, परसों के पेपर में ही आया कि होम क्वारंटाइन के लिए किया जाएगा कि अगर है और सरकारी तंत्र वहां जाके देख लेंगे। हो सकता है सर अगले सप्ताह ये शुरुआत हो जाए। आप और हम जो बोलना चाह रहे हैं ये होगा, क्योंकि सरकार के पास भी उतनी सुविधा नहीं है कि सबको वो जगह दे पाए, समय पे खाना दे पाए, उनका सफाई का ध्यान दे पाए, कपड़े धुला जाए। ये नहीं हो पाएगा। तो अगले सप्ताह ये भी बदलाव दिखेगा सर, हम मुझे लग रहा है। थैंक यू सर। ओवर टू प्रेरणा। बिल्कुल, ये वही सवाल था डॉक्टर, मैंने आपसे भी पूछा था, क्योंकि मेरे भी जितने जानने वाले लोग हैं उनका भी यही सवाल बार-बार आ रहा है कि अगर हमें क्वारंटीन कर दिया गया खुदा ना खास्ता, तो सोचो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है या हमारे लिए कितनी मुश्किलात हो सकती है। इससे बेहतर है आप घर पे रहें और खुद को सेफ रखें, अपनी सोसाइटी, अपने परिवार वालों सभी को सेफ रखें। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है खुद को सेफ रखने के अलावा। डॉक्टर, बहुत सारे विषयों पर हमारी बात हुई और मुझे लगता है अगर इस चर्चा के अगर अंत का समय है, लेकिन जाने के पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप क्या सुझाव देंगे। आपने अभी बहुत अच्छी बहुत अच्छे सजेशंस दिए लोगों को कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अभी के समय में आपको वक्त मिला है, जो अमूमन कहते हैं कि हमारी वो भाग दौड़ भरी जिंदगी, सांस लेने की भी फुर्सत हमारे पास नहीं होती थी। तो आप ये सोचिए, आप इसे खुदा की मोहलत समझिए कि ऊपर वाले ने हमें थोड़ी सी मोहलत बख्शी है, और ये जो आपको मोहलत मिली है, आप इसका कुछ पॉजिटिव आप इसका इस्तेमाल करें, खुद को संवारने में इसका इस्तेमाल करें। मैंने एक शेर लिखा है, मैं चाहूंगी कि आपके साथ साझा करूं। अगर अबेदू जी आप मुझे वक्त है तो मैं साझा करूंगी, अदरवाइज मैं आपको इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। जी, शेर ये है कि माना की धूप है, माना की धूप है, शजर भी आएगा। शजर का मतलब वृक्ष होता है, पेड़ होता है, छांव आप कह सकते हैं। कि माना की धूप है, शजर भी आएगा, है वक्त मुश्किल भरा पर ये गुजर जाएगा। कब कहाँ टिका है ये किसी के लिए, रेत सा ये भी फिसल जाएगा। कुदरत ने दी है थोड़ी मोहलत तुझे, ए आदमी
तो थोड़ा संवर जाएगा। वक्त की बिसात पे तू हौसले बिछा, वक्त की बिसात पे तू हौसले बिछा, इस तेवर का तेरे देखना असर आएगा। माना की धूप है पर शजर भी आएगा, है वक्त मुश्किल भरा पर ये गुजर जाएगा। ये मुश्किल भरा वक्त हम सभी के लिए है, पर ये वक्त जरूर गुजरेगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, प्रेरणा, बहुत बहुत उम्दा। बड़ी बात से आपने कंक्लूड की है। बहुत बड़ी बात ये कही, हर लोगों को इसी तरह से सकारात्मक विचार लाना होगा। और मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, कहीं न कहीं हर कोई अपने आप रहमान पे साहब, इस शेर का कॉन्फिडेंस। जवाब दिया जा सकता है? जी जी जी, हाँ मिन्नत जी बोल रहे थे, बताइए। कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छा। नहीं तो मैं बताना बस यही चाह रहा था, अंतिम में हम लोग भी कंक्लूड करेंगे कि खुद को सबको शिक्षक बनना है। ये तालीम जो दी जाती थी वो शायद कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति आज नए दिशा निर्देश दे रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम है। हर को अपने आप में एक शिक्षक बनना पड़ेगा। और एक बहुत पुराना एक छोटी सी चीज मैंने सुनी थी, पता नहीं प्रेरणा जी को सुन के मुझे लगा मुझे ही बोल देने चाहता हूँ कि जी बिल्कुल। मैं खुद ही तय करता हूँ अपनी मंजिल आसमानों की। मैं खुद ही तय करता हूँ अपनी मंजिल आसमानों की, क्योंकि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। क्या वही बात हाल है, हम बिल्कुल सबका है, बिल्कुल खुद हम लोग को बनना है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि परिंदों को तालीम ही उड़ने दी जाए। हमें खुद ही शिक्षक बनना होगा, खुद ही वो तालीम हमें लेनी होगी, वो तालीम हासिल करनी होगी कि हम खुद को कैसे बिल्ड कर सकते हैं मेंटली फिजिकली। जो चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं, और हर रोज कल एक नई नई चुनौती होगी हमारे सामने। पता नहीं वो चुनौती भूख की होगी, पैसे की होगी, स्वास्थ्य की होगी, हमें इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है, खबर नहीं है कि कल को क्या चुनौती हमारे साथ खड़ी होगी, क्या हमें चुनौती देगी। इसलिए हमें खुद को हर दिन संवारना होगा, निखारना होगा, मजबूत बनाना होगा मानसिक तौर पे। डॉक्टर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप इतने बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला हमारे लिए, और जितने भी हमारे तमाम समाइन जो जुड़े हैं इस परिचर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये इस चर्चा का कोई मतलब नहीं होता। और आपसे ये मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपनी सलाहियत के लिए घर में रहें, खुद का ख्याल रखें, वो तमाम प्रिकॉशन जो गाइडलाइन डॉक्टर्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है उसका आप पालन करें। और डेफिनेटली मैं थैंक्स कहना चाहूंगी DPMI और रहमान 30 का, कि आपने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी गंभीर, इतनी मौजूद विषय पर आपने परिचर्चा को रखा, और इसके लिए मुझे आप सबका थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। ये डॉक्टर अहमद अली साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे आखिर में? डॉक्टर अहमद अली साहब। एक्चुअली डॉक्टर अमल्या ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जस्ट एक कंसर्न था कि उन्होंने इसको भी टच किया है। फर्दर अगर इसको एलिबोरेट कर देते तो शायद बाकी लोगों कुछ ऑडियंस है जो ये जानना चाह रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं या कर रहे हैं, कि बच्चों के जो अभी लॉसेस हो रहे हैं एकेडमिक, जैसे आपने कहा डॉक्टर के किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट है। ये मेरा बेटा खुद यूएस में था, यहाँ आया था, हमने थोड़ा डिले किया और ये लॉकडाउन में अभी यहाँ फंसा हुआ है, ही कैन नॉट ट्रेवल। तो ये है कि कैसे क्या उनको जो है आप बता दे साइकोलॉजिकली, और फिर इससे या काउंसलिंग, ठीक है हम लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अवेयर नहीं है, ये ढंग का उनको अवेयरनेस नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ कैंपेन चलाया जा सकता है, या उनके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव या कुछ उनको इस ढंग का कुछ किया जा सकता है क्या, कि वो अपने बच्चों को मैनेज करे या बच्चों के लॉसेस है उसको कवर करे? बहुत अच्छी बात उठाई। और जिनके भी मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो 20 से 30-35 साल की उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो अभी कैरियर बना रहे थे, जो या कैरियर का उन्होंने शुरुआत किया था, उनको बस भीतर से कहीं ना कहीं बस ये रियलाइज करना है कि बस एक्सप्रेस ट्रेन से कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए वो पैसेंजर ट्रेन में आ गए। अभी उस पैसेंजर ट्रेन की जो रफ्तार है उसको उनको एंजॉय करना है। एक्सप्रेस ट्रेन को आप दूसरे ढंग से एंजॉय करते हैं, पैसेंजर ट्रेन को हो सकता है हर स्टेशन पर रुकते जा रही है, वहां भी आप चाट फुकचा या चाय पी लेते हैं, उतर के पानी पी लेते हैं, उस तरह से ये स्लो स्पीड अभी रहेगी कुछ दिन। और लेकिन इस बीच में आपको आगे का विजन बहुत क्लियर करना है। और मैंने यही बताया कि जो पिछले 5 सालों में हो रहा था वह चेंजेस आने वाला है, उस पे अगर पीछे जाइएगा तो शायद आप सफल नहीं होइएगा। ये बदलाव आएगा किस किस सेक्टर में, इसको हम लोग रोज रीड करना है, किस सेक्टर में ये पॉजिटिव आएगा। हेल्थ सेक्टर आपको सबसे ऊपर रहेगा, इसमें कहीं से नहीं है।
हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर लिमिटेड। तो इसमें अपना नए वजूद के रूप से हम लोग को स्टैब्लिश करना होगा और उन बच्चों को अभी के हिसाब से प्लानिंग शुरू कर देनी है कि 2 साल 1.5 साल के बाद किस तरह से एग्जीक्यूशन उनका होता रहेगा प्लान्स का। ये 6 महीने तो पीछे चले गए, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये सबके लिए, उनके लिए है तो सब पूरी दुनिया के लिए हो चुकी है। तो ये चीज समझ के बस स्लो है, फिर से फास्ट आने वाली है, गति उसके बाद जो आएगी बहुत तेज आने वाली है। रेवोल्यूशन के साथ वो पूरे वर्ल्ड एंटर करेगा। इस चीज को हम लोग समझना है सर। ट्रू, वेल सेड डॉक्टर, सही कहा आपने। और इन बच्चों को, पेरेंट्स को रेडी रहना चाहिए कि उसमें कम्पीट करने के लिए। एनीवे, मैं इनके साथ ही जो है, मैं मैडम प्रेरणा का और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्वालिटी टाइम दिया और डेडिकेटेड होकर इतने शॉर्ट मतलब इस पे किया जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें सीखी या जानी है जिसको डेफिनेटली हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, दूसरे लोगों से शेयर करना चाहेंगे। और इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो जो लोग किसी वजह से नहीं किया, ऐसे बड़ा मतलब कहीं के ऑडियंस का ये था, काफी लोगों ने अटेंडीज मतलब है, काफी बड़े नंबर पे, मुझे नहीं ये था कि इतने कर पाएंगे क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है लोगों के पास, या बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं है, बहुत सारे जूम से कैसे कनेक्ट करें उन्हें वो नहीं मालूम है, स्ट्रगल करते हैं। तो एनीवे, लोगों ने कनेक्ट किया। बाकी लोगों के लिए मैं वीडियो ये कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों को शेयर कर लें, कम से कम उन्हें मालूम हो, अवेयर हो इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर अहमद अली साहब, प्रेरणा। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया और तमाम लोग, सारे लोग, बच्चों के लिए हम लोग एक स्पेशल अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं। आनंद जी से बात हो चुकी है, डॉक्टर आनंद कुमार जी इसी हम लोगों के रहमान सेशन साहब पे का आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, हम लोगों को आपने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके इकट्ठा किया, इसके लिए आप हमेशा इस तरह की। मिन्ना जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में लगे रहिए। और हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे दूसरे टॉपिक्स पे भी वेलकम, हम लोग इस पे